अस्सलामुअलैकुम। आपके चैनल उर्दू नावेल्स ई बुक में आप सभी का दिल से खुश आमदीद करती हूँ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई नावल आप तक सबसे पहले पहुँचे। इस नावल की हमने राइटर से इजाज़त ली है। आज हम जिस नावल की बात करने जा रहे हैं वो जज्बात, बदले और सच्ची मोहब्बत की एक शाहकार कहानी है। ज़ीनिया शर्जील का कलमबंद किया हुआ नावल उम्मीद ए वफ़ा। क्या होता है जब एक झूठा इल्ज़ाम किसी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है? क्या एक गरीब का लहू अमीर के गुरूर को पाश पाश कर सकता है? और क्या वो मोहब्बत जो नफरत की बुनियाद पर शुरू हुई कभी अपनी मंजिल पा सकेगी? इस कहानी में आप देखेंगे अजलान का जुनून, बेला की पशेमानी, इफ्राहिम का गुरूर और नौफ की खामोश कुर्बानी। एक ऐसी दास्तान जो आपको आखिर तक अपने सहर में जकड़े रखेगी। अगर आप रोमानी, एक्शन और बदले पर मबनी कहानियां पसंद करते हैं तो ये रिव्यू आपके लिए है। वीडियो को आखिर तक देखें और जानें कि क्या अजलान अपनी वफा का सिला पा सका। चलिए बढ़ते हैं 5वीं किस्त की तरफ। उम्मीद है वफा बाय ज़ीनिया शर्जील। एपिसोड 21। ये क्या किया है तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ? मैं पूछती हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई अदी के तू इस कलीम के साथ मेरा रिश्ता जोड़ाया जो पहले से ही अपनी 2 बीवियां खा चुका है? बता कितने पैसे मांगे इससे तूने मेरे बदले? गजल और अदनान दोनों सहन में बैठे हुए थे। तब गुल इन दोनों के पास आती हुई गुस्से में बोली, देख रही हो अम्मा कैसे गज भर की जबान चल रही है इसकी। अबे क्या तुझे ब्याह नहीं रचाना किसी से, या फिर इसी दहलीज पर बुढ़िया होकर सारी जिंदगी हमारा खून चूसती रहेगी तू? अदनान गजल से गुल की शिकायत करता हुआ खुद भी गुल पर गुस्से निकालता हुआ बोला, इस कलीम से ब्याह नहीं रचाना है मुझे जो पहले ही 2 बीवियां डका चुका है। और तुझे कब से मेरे ब्याह की फिक्र होने लगी? कभी तूने ये भी ख्याल किया है जो तू सुबह शाम डंगरों की तरह यहाँ बैठकर खाना ठूंसता है ये पैसा कहाँ से आते हैं? गुल गुस्से में भरी हुई दांत पीसकर अदनान से बोली, जिसे घर बार की सिरे से ही फिक्र नहीं थी। अपने जुआरी नशी दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के बाद वो 2-2 दिनों बाद घर आकर गजल को अपनी शक्ल दिखाता था। तौबा मेरे मालिक, तो पैसे क्या कमा कर लाने लगी? कैसे मुंह भरकर ताने निकाल रही है मेरे अदी पर? अरे अगर तेरे भाई ने तेरे ब्याह का सोचा है तो भला ही सोचा होगा। कलीम के अलावा कौन तू जैसी चलती फिरती कैंची को मुंह लगाएगा? गजल से गुल की जबान बर्दाश्त नहीं हुई तो वो भी इस पर चढ़ाई करती हुई बोली, बस अम्मा तुम्हारे ही मुंह खोलने की कमी रह गई थी। अगर तुमने इस जालिल इंसान का साथ दिया ना तो सुन लो कान खोलकर, भाग जाऊंगी मैं इस घर से और तुम दोनों मेरी फिक्र करना छोड़ दो। जिससे मेरा बाप मुझे मंसूब करके गया था वही अपनाएगा मुझे। गुल बारी बारी इन दोनों को देखती हुई बोली, हाँ हाँ देखो तो बिल्ली को ख्वाब में कैसे छिछड़े नजर आ रहे हैं अम्मा। अरे इस पड़ाकू ने पहले कभी तुझे मुंह नहीं लगाया, वो अब तुझे क्या अपनाएगा? अगर तू इस अजलान से उम्मीद लगाकर कलीम से इनकार करेगी तो याद रख, ना तो इधर की रहेगी ना ही उधर की। अदनान हंसता हुआ गुल की सारी खुशफहमियां दूर करता हुआ इससे बोला तो गजल भी तनक कर बोली, अरे मनहूस मारी, तू अब भी इस मुजरिम के ख्वाब देख रही है जो सजा काट कर आया और कैसे इसने हमारे ही सामने अदी को रुई की तरह ढूंढ कर रख दिया था। देख गुल, इस अजलान का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दे और कलीम के लिए हामी भर ले, क्योंकि मैं तेरी शादी इस अजलान से तो हरगिज नहीं होने दूंगी। गजल गुर अपना फैसला सुनाती हुई बोली, तुम दोनों ने फैसला शादी करने पर मौक़ किया तो मैं सच में ये दे को धमकी देती हुई खुद कमरे में गई देख रही हूँ अम्मा ने कि उम्र चली बगन की जार बरखरमा जोर नुस्कर भागने की नुकी दे रही है, वो भी हमारे मुंह पर। इसका पहली फुर्सत में फैक्ट्री जाना बंद करो और हफ्ते भर में इसे कलीम के साथ रुखसत करो, इससे पहले ये वाकई घर छोड़कर भाग जाए और हमारी बची कुची इज्जत मिट्टी में मिला दे। अदनान आहिस्ता आवाज में गजल से बोलता हुआ घर से बाहर निकल गया ताकि कलीम को हफ्ते बाद बारात लेकर आने का बोल सके। जुआ खेलते वो जितनी बड़ी रकम हार चुका था, कुल का कलीम के हाथों सौदा करने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वरना कलीम जैसा आदमी जो अपनी 2 बीवियों को जान से मार चुका था, ना जाने अदनान का क्या हश्र करता। तुम भी सोच रही होगी, आउटसाइडर जितने भी लोग आए सभी तुम्हें मुंह दिखाई देकर चले गए और ससुराल के सरबराह ने अभी तक खाली खुली तारीफों पर ही टरखाया हुआ है। रात के डिनर के बाद जब इफ्राहिम, नौफ और बेला नाजनीन के कमरे में मौजूद थे, नाजनीन लॉकर में से एक डायमंड का सेट निकाल कर नौफ के पास आती हुई इससे मुखातिब हुई, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। आपके खुलूस और मोहब्बत के आगे तो बाकी तमाम ये दुनियावी चीज़ों बेमानी लगती है मुझे। नौफ नाजनीन को देखती हुई बोली। वो कल से ही नाजनीन को बहुत खुश और मुतमईन देख रही थी। वो छोटी छोटी बातों का इससे पूछ रही थी और इसका ख्याल रख रही थी, और मेरे खुलूस और मोहब्बत की तो कल रात से ही ऐसी की तैसी हो रही है। अपने बेहद करीब सोफे पर बैठे हुए इफ्राहिम का जुमला नौफ के कानों से टकराया। वो आज सारा दिन ही नौफ को नजर नहीं आया था। थोड़ी देर पहले खाने की टेबल पर नौफ ने इसको देखा था और जब वो नाजनीन के कमरे में आकर सोफे पर बैठी तो इफ्राहिम भी इसके साथ सोफे पर बिल्कुल करीब झुककर बैठ गया, बिल्कुल ऐसे कि नौफ का बाजू इफ्राहिम के बाजू को छूने लगा। नौफ गैर महसूस तरीके से इफ्राहिम से थोड़ा दूर हुई तो इफ्राहिम मजीद फैल कर बैठ गया।
अब इफ्राहिम की थाई नौफ की थाई से मुसलसल टच हो रही थी। तुम क्या, आहिस्ता आवाज में अपनी बीवी से सरगोशियां कर रहे हो? साइड में होकर बैठो जरा, नाजनीन नौफ के पास आती हुई इफ्राहिम से बोली। जो हुक्म आपका। इफ्राहिम नाजनीन को बोलता हुआ शराफत से थोड़ा दूर सरक कर बैठ गया ताकि नौफ के बराबर में नाजनीन भी बैठ सके। जबकि बेला इस वक्त कमरे में मौजूद होकर भी ज़हनी तौर पर वहाँ नहीं थी। वो अजीब सी कशमकश में मुब्तला थी। उसे अजलान की बात माननी चाहिए थी या कि रद्द कर देनी चाहिए थी, क्योंकि आखिर में अजलान ने एतबार वाली बात बोली थी। आंटी, ये तो बहुत कीमती लग रहा है, मैं इसे कैसे कबूल कर सकती हूँ? नाजनीन ने डब्बा खोलकर नौफ की तरफ बढ़ाया। इसमें जगमगाता हुआ हीरे का हार देखकर नौफ एकदम बोली, ये क्या बात कर दी बेटा तुमने? मेरी अफी की दुल्हन हो तुम, मतलब इस घर की बहू, जो तुम्हारी इस घर में अहमियत है, इसके आगे ये तोहफा बहुत हकीर है। ये नेकलेस अगर तुम अभी पहनूंगी तो मैं समझूंगी तुमने मेरे दिया हुआ तोहफा दिल से कबूल किया। नाजनीन ने बड़े प्यार से और मान से नौफ को देखकर कहा। तो नौफ ने आगे हाथ बढ़ाकर डब्बे में से नेकलेस निकाल लिया। क्या मैं कुछ कर दूं तुम्हारी? इफ्राहिम नौफ के हाथ से नेकलेस लेता हुआ बोला। तो नौफ की पलकें खुद ब खुद झुक गई। वो नौफ को नेकलेस पहनाने लगा तो नाजनीन के होठों पर मुस्कुराहट दर आई। नौफ के चेहरे का रुख नाजनीन की तरफ था, जबकि इसकी पुश्त इफ्राहिम की तरफ थी, जो नेकलेस का लॉक बंद करने के साथ मुसलसल अपनी उंगलियों से इसकी गर्दन को छू रहा था। क्या आपने लॉक चेक नहीं किया था? मम्मा, ये लॉक तो लग ही नहीं रहा, और तुम ये लंबी लंबी जुल्फे तो साइड में करो अपनी। इफ्राहिम बोलता हुआ नौफ के बालों को कंधे से आगे करने लगा। अब इफ्राहिम के एक हाथ की उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता नौफ की कमर को छूने लगीं। इफ्राहिम की तरफ पुश्त किए वो सांस रोके हुए बिल्कुल सीधी होकर बैठी हुई, जब्त करने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो नाजनीन की मौजूदगी का एहसास करती हुई खामोश थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखो कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू। नाजनीन अपना खरीदा हुआ नेकलेस नौफ के गले में देखकर खुशी से बोली और नौफ का माथा चूमने लगी। कहीं बहू आने की खुशी में आपको अपना बेटा तो पुराना नहीं लगने लगा? नौफ का रुख अभी तक नाजनीन की तरफ रुख था। उसे अपनी पुश्त से इफ्राहिम की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा हो सकता है भला मेरे बेटे में तो मेरी जान बसती है। नाजनीन नौफ के पीछे बैठे हुए इफ्राहिम से बोली। इससे पहले नौफ सीधी होकर बैठती, अचानक इफ्राहिम का सीना मुकम्मल तौर पर नौफ को अपनी कमर पर झुकता हुआ महसूस हुआ। फिर जल्दी से मुझे भी वैसे ही प्यार करे जैसे आपने अपनी बहू को किया था। इफ्राहिम नौफ को दरमियान से हटाए बगैर नाजनीन के करीब अपना चेहरा ले आया तो नाजनीन इसकी फरमाइश पर हंसती हुई इफ्राहिम के माथे पर भी बोसा देने लगी। नौफ इफ्राहिम की हरकतों पर अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। वो काफ़ी देर से बहाने बहाने से इसको टच किए जा रहा था। इफ्राहिम सीधा होकर बैठ गया तो नौफ खुद भी सीधी होती हुई गुस्से भरी नज़रों से इफ्राहिम को देखने लगी, मगर इफ्राहिम के चेहरे के तासुरात बता रहे थे नौफ के गुस्से की परवाह किसे थी। मैं कल से तुम दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हूँ। अल्लाह पाक तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। नाजनीन इफ्राहिम और नौफ को एक साथ बैठा देखकर दुआ देने लगी। आपने यमुना को तोहफा दिया और प्यार भी दिया और दुआ भी दी। भाई यमुना, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी कुछ स्पेशल से मम्मा को देना चाहिए, जिससे मम्मा भी खुश हो जाए। इफ्राहिम के यूं अचानक बोलने पर नौफ एकदम घबरा गई। जी क्यों नहीं, जो आंटी बोले। नौफ को कुछ समझ में नहीं आया वो क्या बोले। इसके पास ऐसा नाजनीन को या किसी को भी देने के लिए क्या था, मगर नाजनीन के खुलूस को देखती हुई वो एकदम बोल गई, मुझे भला अपने बच्चों से क्या चाहिए होगा, मैं तो तुम तीनों को खुश देखकर खुश हूँ। बस ऊपर वाले से मेरी दुआ है, जैसे इसने मुझे इतनी प्यारी सी बहू दी है, वैसे ही जल्दी से मुझे दादी भी बना दे। नाजनीन की बात खत्म होते ही नौफ को इतनी जोर का फंदा लगा जिससे वो बुरी तरह खांसने लगी। नौफ के खांसने पर बेड पर बेला भी होश की दुनिया में आई। अरे यमुना बेटा, ये क्या हो गया? अचानक नाजनीन नौफ को देखकर परेशानी से पूछने लगी। लगता है जोर का झटका काफी जोर से लग गया है। इफ्राहिम खांसती हुई नौफ की कमर सहलाता हुआ बोला, मैं पानी लेकर आती हूँ। भाभी आपके लिए। बेला एकदम बेड से उठती हुई बोली तो नौफ नफी में सर हिलाकर खांसती हुई सोफे से उठकर रूम से बाहर निकल गई। ये भाभी कहाँ चली गई? बेला इफ्राहिम को देखकर पूछने लगी। शर्मा गई होगी बेचारी। मम्मा की दुआ सुनकर इफ्राहिम के शरारत से बोलने पर पास बैठी नाजनीन ने जोर से इफ्राहिम के बाजू पर अपना हाथ मारा, जैसे मैं जानती नहीं हूँ तुम क्या बुलवाना चाह रहे थे मुझसे। नाजनीन के बोलने पर इफ्राहिम मुस्कुराकर बेला को इशारे से अपने पास बुलाने लगा। खामोश क्यों बैठी हुई थी इतनी देर से? क्या सोच रही हो? बेला नौफ की जगह पर आकर बैठी तो इफ्राहिम बेला से पूछने लगा। वो इतनी देर से बेला की गायब दिमागी को नोट कर चुका था। समझ में नहीं आ रहा है जो सोच रही हो, आप दोनों से शेयर करो कि नहीं। बेला का दिल चाहा वो नाजनीन और इफ्राहिम के सामने अपने और अजलान के निकाह का बता दे। बेटा ऐसी क्या बात है, बोलो ना। करीब बैठी हुई नाजनीन प्यार से बेला से पूछने लगी, जबकि इफ्राहिम इसके बोलने का इंतजार करने लगा। कल यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स मरी के ट्रिप पर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा अगर मैं भी इन सब के साथ चली जाती। अभी बेला का बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि नाजनीन बोल पड़ी, अरे नहीं बेटा, तुम पहले कभी अकेली कहीं नहीं गई तो अब कैसे जाओगी? नाजनीन परेशान होकर बेला को समझाने लगी।
तो इफ्राहिम बोल पड़ा, एक मिनट मम्मा, मुझे बात करने दे। बेला, क्या तुम जाना चाहती हो? इफ्राहिम बेला को देखता हुआ पूछने लगा, तो बेला ने इस बात में सर हिलाकर फौरन झुका लिया। ठीक है, तुम चली जाओ, साथ ही अपना ख्याल रखना और ढेर सारा एंजॉय करना। नाज़नीन के कुछ बोलने पर इफ्राहिम इसको आंखों के इशारे से रोकता हुआ बेला से बोला, तो बेला सर उठाकर इफ्राहिम को देखने लगी। थैंक यू भाई, वो बगैर मुस्कुराए इफ्राहिम को देखकर बोली, क्योंकि उसे अंदर से ऐसे झूठ बोलकर कोई खुशी नहीं हुई थी। नाज़नीन को शब खैर कहती हुई बेला वहां से चली गई। वो कैसे रहेगी हम दोनों से दूर? वो तो पहले कभी भी इस तरह कहीं नहीं गई। नाज़नीन इफ्राहिम के इजाज़त देने पर परेशान होती हुई बोली। तो इस इफ्राहिम नाज़नीन का हाथ थामकर बोला, हमसे दूर जाकर वो क्यों नहीं रह सकती मम्मा? इसी के ग्रुप की दूसरी लड़कियां भी होंगी बेला के साथ। आप भी तो चाहती है कि वो दूसरी लड़कियों की तरह सब में घुले मिले, तो फिर इसको जाने दे और आप भी रेस्ट करें, मैं चलता हूँ। अब इफ्राहिम नाज़नीन को बोलता हुआ अपने रूम में जाने के लिए उठ गया। शर्म तो बिल्कुल नहीं आती आपको अपनी मम्मा के सामने ऐसी फजूल हरकतें करते हुए? इफ्राहिम के कमरे में आते ही नौफ इसको देखकर बेड से उठती हुई बोली, 1% भी नहीं आती। और अब तुम अच्छी तरह ये बात समझ जाओ कि मैं कितना बेशर्म आदमी हूँ। मेरे साथ अगर रहना है तो सीधे तरीके से रहना पड़ेगा। इफ्राहिम नौफ को जवाब देता हुआ वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगा। तब नौफ को डिनर वाला सीन याद आया। आज डिनर के वक्त इफ्राहिम ने उसे अपने बराबर वाली कुर्सी इसके बैठने के लिए खिसकाई थी, मगर नौफ जानबूझकर दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठी। ये बात और तो किसी ने महसूस नहीं की थी, मगर इफ्राहिम सोच चुका था वो इसका बदला कमरे में नहीं बल्कि सबके सामने लेगा। कहाँ जा रही हो? नौफ को कमरे से जाता हुआ देखकर इफ्राहिम इससे पूछने लगा, आंटी को मेडिसिन देने, उनके सोने के बाद ही मैं सोती हूँ। नौफ इफ्राहिम को देखती हुई बताने लगी, बेशक अब इसकी हैसियत इस घर में पहली वाली नहीं थी, मगर नाज़नीन के कामों को इसने अपनी जिम्मेदारी समझ लिया था। मम्मा को मेडिसिन मैं दे चुका हूँ और वो सोने के लिए लेट चुकी हैं। तुम भी ड्रेस चेंज करो और सोने की तैयारी करो। इफ्राहिम नौफ को देखता हुआ बोला, तो नौफ चेंज करने से पहले आईने के सामने खड़ी होकर अपने गले में पहना हुआ नेकलेस उतारने लगी, जिसका लॉक इससे नहीं खुल रहा था। इफ्राहिम नौफ के पास आने लगा, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, प्लीज। इफ्राहिम नौफ आईने में से इफ्राहिम को देखती हुई बोली। तब भी इफ्राहिम इसकी बात को नज़रअंदाज करता हुआ नौफ के करीब आकर इसको दोनों बाजुओं से पकड़कर नौफ का रुख अपनी तरफ कर चुका था। क्या वजह है तुम्हारे इस बिहेवियर की, बताओ मुझे। इफ्राहिम गुस्सा कंट्रोल करता हुआ नौफ से पूछने लगा। इसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल सीरियस थे। आप बात को बिलवजह में बढ़ा रहे। नौफ इफ्राहिम के माथे पर शिकने देखकर इससे बोली, गलत बात को मैं नहीं बढ़ा रहा, बल्कि तुम्हारा ये रवैया हमारे इस नए रिश्ते को खराब कर रहा है। मैं वजह जानना चाहता हूँ। तुम मुझे नापसंद करती हो तो क्यों हमारा रिश्ता जुड़ने के बावजूद तुम खुश नहीं? क्या वजह है? जवाब दो मुझे। यमुना इफ्राहिम बगैर इसका बाजू छोड़े दोबारा नौफ से बोला। अब की बार इसका लहजा थोड़ा सख्त था। वो खामोशी से इफ्राहिम का चेहरा देखने लगी। वो उसे क्या बताती, बचपन से वो इसके साथ क्या सलूक करता आया था। अगर वो जान जाता है इसकी बीवी इसके मुलाजिम की बेटी है, तब इफ्राहिम का इसके साथ कैसा सलूक होता। मैं आपको नापसंद नहीं करती हूँ, बस यूं अचानक से हमारा रिश्ता जुड़ गया है, तो ये सब कुछ मैं फौरी तौर पर कबूल नहीं कर पा रही हूँ। ये बात आपको भी समझना चाहिए, प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे। इफ्राहिम को गुस्से में देखकर नौफ नरम पड़ती हुई बात बनाकर बोली, यही वजह है या फिर कुछ और? मुझे बिल्कुल सच सुनना है। इफ्राहिम के हाथों की गिरफ्त इसके बाजू पर हल्की हुई थी, मगर लहजा अब भी वैसा ही था। और भला क्या वजह हो सकती है? प्लीज इफ्राहिम, मुझे नींद आ रही है और चैन भी करना है। नौफ इसकी बातों से बचने की खातिर खुद भी नजरें चुराती हुई बोली। तो इफ्राहिम नौफ का रुख मोड़कर इसकी पुश्त अपनी तरफ करता हुआ नेकलेस का लॉक खोलने लगा। नौफ आईने से इफ्राहिम का चेहरा देखने लगी, जो अभी भी संजीदा था। इसके बाद नौफ चेंज करने चली गई। वापस आई तो इफ्राहिम लाइट बंद करके बेड पर लेटा हुआ था। नौफ को इसकी सुबह वाली हरकत याद आई तो नौफ को इफ्राहिम के पास लेटते हुए डर लगने लगा। वो तकिया उठाकर सोफे पर आ गई। जिस तरह तुम वहां गई हो, इसी तरह शराफत से वापस बेड पर आकर लेटो। अभी नौफ ने सोफे पर तकिया और अपना दुपट्टा रखा ही था, उसे इफ्राहिम की आवाज़ सुनाई दी। इफ्राहिम, आपको नींद में होश नहीं होता कि आपके हाथ कहाँ जा रहे हैं? प्लीज, मैं बगैर किसी टेंशन की सुकून से सोना चाहती हूँ। नौफ टुंडलाती हुई बोली। वो सारे दिन से एक बार भी कमर सीधी करने के लिए नहीं लेटी थी और अब वो सुकून से सोना चाहती थी। तुम वापस बेड पर आ रही हो या चाहती हो कि अभी कोई बहुत बड़ा हंगामा हो जाए? इफ्राहिम इसकी बात को इग्नोर करता हुआ सख्त लहजे में पूछने लगा, जिस पर नौफ को रोना आने लगा। वो तकिए और दुपट्टे को हाथ में दबाती हुई बेड के पास आई और जोर से तकिया को बेड पर पटकती हुई दुपट्टा साइड पर रखकर गुस्से में बेड पर लेट गई। गुस्सा और धमकी दोनों अपनी सेहत के मुताबिक करना और देना चाहिए, वरना नताइज खतरनाक निकल सकते हैं। नौफ को इफ्राहिम की आवाज़ सुनाई दी, मगर अब की बार इसकी आवाज़ में सख्ती नहीं थी। आप मुझे सोने देंगे या नहीं? इफ्राहिम की बात पर नौफ बेबसी से बोली, जैसे इसने अपने आप को रोने से बाज रखा।
वो सो जाओ डियर वाइफ, लेकिन अपने जहन में ये बात बिठा कर के मैं आदमी हूँ, थोड़ा सरफरा किस्म का। शादी के बाद ये टाइम देने वाली लॉजिक मेरी समझ से बालातर है, इसलिए जल्द से जल्द अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि हमारी शादी हो चुकी है और शादी के बाद जो होना है वो तो तुम्हारे टाइम लेने के बाद भी होना है। इस बात के लिए मैं तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और हाँ, मैं नींद में अपने हाथों पाँव की कुछ खास गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो, तो अपना बचाव तुम्हें खुद करना पड़ेगा। गुड नाइट, इफ्राहिम नौफ को बोलता हुआ सोने की कोशिश करने लगा, मगर इसकी बातें सुनकर नौफ को मालूम था अब इसकी नाइट गुड नहीं हो सकती और मुश्किल ही था अब इफ्राहिम के बराबर में लेटकर इसको नींद आ जाए। शाम को बेला ने यूनिवर्सिटी से वापस आकर इसके जहन से ये वहम दूर कर दिया था कि कल रात घर में कोई दूसरा मौजूद था। बेला ने उसे यकीन दिलाया था कि वो सब इसका वहम था। गुलाब खान के होते हुए घर में कोई नहीं आ सकता, मगर तब भी नौफ अंदर ही अंदर डर गई थी। नहीं तो वो इस वक्त लाजमी इफ्राहिम के सोने के बाद अपने कमरे में चली जाती जा रही है। उम्मीद वफा बाय जीनिया शर्जील एपिसोड 22। इफ्राहिम और नौफ सो रहे थे। इन दोनों को जगाना बेला को मुनासिब नहीं लगा, इसलिए वो नाजनीन से मिलकर दुआएं लेती हुई सुबह 9 बजे के टाइम अजलान के अपार्टमेंट में मौजूद थी। जब अजलान ने अपने फ्लैट के दरवाजे पर बेला को हैंड कैरी के साथ मौजूद खड़ा पाया तो इसने फौरी तौर पर कोई तासुर नहीं दिया था, मगर बेला इसके चेहरे से अंदाजा लगा चुकी थी कि वो इसकी आमद पर अंदर से खुश था। बेला अपना हैंड कैरी वही छोड़कर फ्लैट के अंदर दाखिल हो गई, जबकि अजलान इसका बैग उठाकर अंदर लाता हुआ फ्लैट का दरवाजा बंद कर चुका था। बैठने का वक्त नहीं है बेला, जल्दी से उठो और ये पहनूं। बेला के सोफे पर आराम से बैठने पर अजलान अजलत भरे अंदाज में बोला और बेडरूम से इसके लिए अबाया लेकर आया। वो बेडरूम लॉक कर रहा था तो बेला उसे हैरत से देखने लगी। मगर ये अबाया क्यों, मैंने तो पहले कभी नहीं लिया। ये बेला अबाया हाथ में पकड़े अजलान को देखती हुई बोली, अब तुम फजूल की बातों में वक्त जाया करोगी, जल्दी से पहनूं इसे। अजलान उसे दोबारा टोकता हुआ अपना बैग, पासपोर्ट और कुछ डॉक्यूमेंट्स दूसरे बेडरूम से लाकर टेबल पर रखता हुआ दूसरा बेडरूम भी लॉक करने लगा। अबाया लेने के बाद बेला की नज़रें टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट पर पड़ी तो वो पासपोर्ट उठाकर देखने लगी, जबकि अजलान मोबाइल कान से लगाए टहलता हुआ कॉल पिक करने का वेट कर रहा था। ये पासपोर्ट पर मेरी तस्वीर के साथ नाम मर्जीना क्यों लिखा हुआ है और लोकल फ्लाइट के लिए पासपोर्ट की क्या ज़रूरत है? बेला हैरत से पासपोर्ट पर अपनी तस्वीर देखने लगी, जो इन दोनों के निकाह के वक्त अजलान ने अपने मोबाइल से खींची थी। यार तुम इस वक्त छानबीन में लगी हुई हो, इधर फैजी कॉल पिक नहीं कर रहा है, इधर दो ये पासपोर्ट। अजलान झुंझलाहट में अपना मोबाइल पॉकेट में रखता हुआ बेला से पासपोर्ट लेकर वापस टेबल पर रखकर इसके सर पर स्कार्फ बांधने लगा। बेला को इसकी सारी हरकतें मशकूक लग रही थी। घर से बाहर निकलने से लेकर टैक्सी में बैठने तक ना सिर्फ अजलान का हेयर स्टाइल बिल्कुल चेंज हुआ था, बल्कि आंखों का रंग भी तब्दील हो चुका था और चेहरे पर दाढ़ी उगाई थी। बेला को हैरत का दूसरा झटका तब लगा जब एयरपोर्ट पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि इन दोनों की शारजाह की फ्लाइट है। तब बेला ने हैरत ज़दा होकर अजलान से कुछ पूछना चाहा तो अजलान ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। हम लोग शारजाह क्यों जा रहे हैं? प्लेन में बैठने के बाद बेला घबराती हुई अजलान से पूछने लगी। शारजाह में फहमीदा फुप्पो थी और असफर भाई, जिसके बारे में वो कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी। हनीमून मनाने के लिए नहीं जा रहे, मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ। अजलान अपना मोबाइल यूज़ करता हुआ बोला तो बेला खामोशी से अजलान का चेहरा देखने लगी। कभी तो अच्छी लगना बंद कर दिया करो यार, इस तरह देखोगी तो मसला हो जाएगा। प्लेन में बैठे बैठे मेरे लिए। बेला बिल्कुल खामोशी से इसको देख रही थी तो अजलान इस प्रॉमिस नुई गुस्सा करता हुआ बोला, मगर बेला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बिना कुछ बोले अजलान का बाजू पकड़कर इसके कंधे पर अपना सर रख चुकी थी ताकि उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रहे। मगर चंद सेकंड गुजरने के बाद बेला की नज़रें एक शनासा चेहरे पर पड़ी तो अजलान के शोल्डर से सर उठाती हुई उसे देखने लगी। अजलान, वो देखो, आगे वाली 2 सीटों को छोड़कर तीसरी सीट पर फैजी बैठा हुआ है। क्या वो भी हमारे साथ जा रहा है? तुमने बताया नहीं मुझे। बेला की नज़र फैजी पर पड़ी जो अपना बैग कैबिनेट में रख रहा था। वो खुद भी बेला को देख चुका था, मगर बेला के मुस्कुराने पर वो उसे अजनबी सा तासुर देकर अपनी सीट पर बैठ चुका था, जिस पर बेला अजलान से हैरत ज़दा होकर सवाल करने लगी, वो फैजी नहीं है और ना ही मैं अजलान हूँ। मेरी खातिर थोड़ी देर खामोश होकर बैठ जाओ। अजलान अब बिल्कुल संजीदा होकर बेला से बोलने लगा तो बेला को अजलान पर गुस्सा आने लगा, मगर वो चुप बैठी रही। ना जाने इसके और कितने नाम थे। मिस्टर गजनफर, क्या अब हम दोनों थोड़ी देर के लिए कुछ बात कर सकते हैं? प्लेन के टेक ऑफ करने पर बेला इसके पासपोर्ट में मौजूद नाम कॉल करती हुई अजलान से बोली, बिल्कुल भी नहीं कर्फ से। ना सिर्फ बेमुरवती वाला जवाब आया, बल्कि वो अपना लैपटॉप ऑन करके ऐसे मसरूफ़ हो गया जैसे बेला को जानता ही ना हो। बेला को इसके इस रवैया पर शदीद किस्म का गुस्सा आने प्लेन लैंड करने के बाद से लेकर कैब में बैठकर होटल पहुंचने तक का सफ़र बेला ने बिल्कुल खामोशी से किया। ना ही
अजलान ने इससे कोई बात की होटल के रूम में पहुंचकर दरवाज़ा लॉक करने के बाद लॉक करने अफसल हुलिये में आज बेला के पास आया और उसे अपने हिसार में लेना चाहा। मुझसे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करना। अब दोबारा बेला अजलान के दोनों हाथों को अपने गिर्द से हटाकर दूर झटकती हुई बोली, ज़्यादा फ्री नहीं होने वाला था, बस तुम्हें अपने करीब करके 3 से 4 कस करता। अजलान बेला को संजीदगी से अपना इरादा बताने लगा, हम यहाँ हनीमून मनाने नहीं आए हैं। बेला अजलान को इसी का बोला हुआ जुमला याद करवाती हुई बोली, जिस पर अजलान मुस्कुराया, जब ही तो सिर्फ किस पर गुजारा कर रहा हो। अच्छा बताओ, शराफत से किस दे रही हो या नहीं। अजलान का अंदाज ऐसा था जैसे कि वो बहुत जल्दी में हो। बेला इसको घूरने लगी, 2 घंटे पहले तो बात करना दूर की बात मुंह नहीं लगा रहे थे तुम मुझे, अब खाली कमरा देखकर मुझसे फ्री होने की कोशिश कर रहे हो। बेला गुस्से में बोलने के साथ ही सर पर मौजूद स्कार्फ उतारने लगी, तो अजलान इसके हाथ से स्कार्फ खींच कर दोबारा से इसे अपने हिसार में लेता हुआ दीवार के साथ बेला के नाजुक वजूद को लगाए इसके दाएं बाएं जानिब दीवार पर हाथ रखता हुआ बोला, 2 घंटे से तुम्हें अपने मुंह इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि हुजूम में मुझे बीवी को मुंह लगाना कुछ खास पसंद नहीं। अब गुस्सा थूक दो और तैयार हो जाओ मेरे मुंह लगने को। अजलान बेला के होठों को फोकस करता हुआ इस पर झुकने लगा, मगर इससे पहले बेला इसका इरादा जान पर अपने चेहरे का रुख दूसरी सिमत करती हुई बोली, अजलान अगर तुमने मेरे साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अजलान की हरकत पर अब बेला को गुस्से से ज्यादा इससे डर लग रहा था। जब ही वो इसको वार्निंग देती हुई बोली, उल्टी सीधी कोई हरकत नहीं कर रहा हूँ, सीधी सीधी एक प्यारी सी किस दे दो, फिर मुझे बाहर एक ज़रूरी काम से जाना है, और अगर तुमने मुझे किस नहीं दी तो मुझे वाकई लगेगा कि तुमसे बुरा कोई भी नहीं है दुनिया में। अजलान ने बोलने के बाद किस लेने के इरादे से बेला के चेहरे का रुख अपने चेहरे की तरफ किया तो बेला ने अपने दोनों होठों को मुंह के अंदर दबा लिया। अजलान बेला की हरकत पर पहले तो इसको घूर कर देखने लगा। बेला ने जोर से नफी में सर हिलाया तो अजलान नाराज नजर बेला के चेहरे पर डालता हुआ दीवार से अपने दोनों हाथ हटाकर खुद भी पीछे हटने लगा, जिस पर बेला ने शुक्र अदा करते हुए होठों का जाविया दुरुस्त किया और गहरा सांस मुंह से खारिज करना चाहा। वैसे अजलान ने इसका चेहरा थामकर बेला के अपने होठों मोहब्बत भरी मुहर लगाने लगा। मैंने इसके मजबूत बाजुओं और सीने पर मुक्के मारना शुरू किए, तब अजलान उसे आज़ाद करता हुआ पीछे हटा। बेला का चेहरा शर्म से सुर्ख हुआ, लेकिन अजलान का मूड एकदम खुशगवार हो चुका हो गया। वो अजलान से नजरें चुराकर वॉशरूम जाने लगी तो अजलान ने उसे अपने हिसार में लिया, जिस पर बेला उसे बोली, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम एक बेहुदा इंसान हो। इसकी नजरें अजलान से ना मिल पाए। बेला अजलान के सीने में अपना मुंह छुपाकर आंखें बंद करती हुई बोली, पहले मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, लेकिन अब लग रहा है कि तुम मेरे बारे में बिल्कुल ठीक कह रही हो। मगर हैरत मुझे इस बात की है कि ये बेहुदा हरकत करते हुए मुझे जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं हुई। अजलान ने बोलते हुए बेला के बालों पर अपने होंठ रखे तो बेला ने जोरदार मुख और पीछे हुई, जिस पर अजलान हंस पड़ा। मेरा अब शाम में ही वापस आना होगा, तुम्हारे लिए लंच ऑर्डर कर देता हूँ, रूम से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, डिनर इंशाअल्लाह साथ करेंगे। अजलान बेला का खूबसूरत चेहरा अपनी आंखों में समाकर इससे बोलता हुआ कमरे से बाहर जाने लगा तो बेला ने इसका हाथ पकड़ा, क्या तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आ जाऊंगी। बेला के बोलने पर वो दोबारा इसके करीब आया, मुझे पूरा यकीन था और तुमने यहाँ आकर मेरे यकीन पर अपने एतबार की मुहर लगा दी। थैंक यू सो मच। अजलान बोलता हुआ इसके माथे पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। सुबह काफी देर बाद इसकी आंख खुली तो उसे अफसोस हुआ, बेला यकीनन घर से निकल चुकी थी। वो थोड़ी देर बाद बेला से मोबाइल पर राब्ता करने का इरादा रखता था। यूं ही लेटे लेटे इफ्राहिम की नज़र अपने बराबर में बेखबर सोती हुई अपनी बीवी पर पड़ी तो इफ्राहिम इसका चेहरा गौर से देखने लगा। इस वक्त वो सोई हुई बहुत मासूम लग रही थी तो वैसे भी वो मासूम ही लेकिन इंतहा की नकचरी। इफ्राहिम अपनी सोच पर और अपनी बीवी को नया नाम देकर खुद ही मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। ना जाने वो क्यों अपनी इस नकचरी बीवी से अपने लिए तवज्जो का तलबगार था और परसों से ही वो इसको नज़रअंदाज कर रही थी। तब इफ्राहिम का दिल किया कि वो जानबूझकर इसके सामने वो हरकतें करे जिस पर वो बुरी तरह चिढ़ जाए। अब भी वो नौफ का चेहरा गौर से देख रहा था। तब उसे महसूस हुआ जैसे नौफ बेदार होने वाली है। नौफ के आंखें खोलने से पहले ही इफ्राहिम ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद सोता हुआ बनकर अपना हाथ इसने नौफ के हाथ पर रख दिया जो बेड पर रखा हुआ। आंख खुलते ही जो इसके जहन ने सबसे पहले महसूस किया वो किसी वन तले दबा हुआ अपना हाथ था। नौफ की नजरें बेड पर रखे अपने हाथ पर पड़ी जो इफ्राहिम के भारी हाथ के नीचे दबा हुआ था। वो माथे पर शिकन डालती हुई अपने बराबर में लेटे हुए इफ्राहिम को देखने लगी जो इसको नींद में भी तंग करने से बाज नहीं आ रहा था। नौफ ने बिल्कुल आहिस्ता से इफ्राहिम की कलाई पकड़कर अपना हाथ इसके हाथ के नीचे से निकाला और इफ्राहिम का हाथ बेहद आहिस्तगी से इसी के सीने पर रखती हुई वो अभी बेड से नीचे उतरने की कोशिश में मुखालिफ सिमत में करवट लेने लगी थी कि इफ्राहिम ने नींद में अपना हाथ इसके पेट पर रख दिया। नौफ ने घूर कर सोते हुए इफ्राहिम को देखा और अपने पेट पर रखा।
वो इफ्राहिम का हाथ हटाने लगी। नौफ ने जैसे ही अपने ऊपर से इफ्राहिम का हाथ हटाया तो इफ्राहिम नींद में इसके ऊपर अपनी टांग रख चुका था। या मेरे मालिक के कोई आदमी है या फिर कोई एल्फी। नौफ परेशान होकर दिल ही दिल में बोलती हुई सोए हुए इफ्राहिम को देखने लगी। वो बड़ी मुश्किल से उठकर बैठ पाई थी। अपने आधे धड़ से इफ्राहिम की टांग हटाने की कोशिश करने लगी, जिसमें वो बहुत मुश्किल से कामयाब हुई। शुक्र का सांस लेने के बाद वो बेड से उठने लगी तो नौफ की नज़रें अपने दुपट्टे पड़ी जो आधे से ज्यादा इफ्राहिम के नीचे दबा हुआ था। बेबसी वाली नज़र इस बेखबर सोए हुए वजूद पर डालकर अपने दुपट्टे का सिरा पकड़कर दुपट्टे को अपनी तरफ खींचने लगी, जिसके चक्कर में उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो पूरी की पूरी इफ्राहिम के ऊपर झुक चुकी थी, क्योंकि दुपट्टे का दूसरा सिरा ना जाने इफ्राहिम के नीचे कहाँ दबा हुआ था। वो इफ्राहिम के नीचे दबा हुआ अपना दुपट्टा तो क्या ही निकाल पाती। इफ्राहिम के अचानक करवट लेने पर नौफ का सर अपनी तकिया पर जा लगा और वो पूरी की पूरी बेड पर दोबारा लेट गई। अब हालत ये थी कि नौफ बेड पर लेटी हुई थी। इफ्राहिम का हाथ नौफ के ऊपर से होता हुआ बेड पर रखा हुआ था, जबकि इफ्राहिम का सर नौफ के सीने पर मौजूद था। इफ्राहिम की सांसों की गरमाइश नौफ के सीने को ही नहीं, इसके पूरे बदन को झुलसाने लगी। ये आदमी आखिर इसी जगह आकर क्यों ठहर जाता है। वो तकिए पर लेटी हुई रो देने को थी। सबसे पहले इसने इफ्राहिम के बालों को मुट्ठी में भरकर इसका सर अपने सीने से हटाकर दूर किया। फिर इफ्राहिम का हाथ अपने ऊपर से हटाने के लिए इसने इफ्राहिम के हाथों को उंगलियों से पकड़ा तो इफ्राहिम ने अपने हाथों की उंगलियों में नौफ के हाथों की उंगलियां फंसा ली और करवट लेते हुए सीधा होकर लेट गया। जानबूझकर इफ्राहिम ने अपने हाथ को, जिसमें नौफ का हाथ था, बेड के दूसरी तरफ मुखालिफ सिमत पर किया। नौफ का सर इफ्राहिम की थोड़ी पर जा लगा। शर्म नहीं आ रही? तुम्हें क्यों मस्तियां कर रही हो यार, इतनी देर से सोने दो मुझे। इफ्राहिम की नींद में डूबी हुई आवाज नौफ के कानों से टकराई तो नौफ के कानों से आने लगा। इसने अपना चेहरा ऊपर करके इफ्राहिम के चेहरे पर नजर डाली तो इफ्राहिम की आंखें अभी भी बंद थी। नौफ ने अपने हाथ की फंसी हुई उंगलियां इफ्राहिम की उंगलियों से आज़ाद करना चाही तो इफ्राहिम ने अपनी उंगलियों से नौफ की उंगलियों को मजीद गिरफ्त में ले लिया। नहीं, मैं नहीं मान सकती कि इतना छिछोरापन कोई नींद में भी कर सकता है। इफ्राहिम छोड़ दे मेरा हाथ। नौफ गुस्से में इफ्राहिम का चेहरा देखती हुई बोली, जो इस वक्त इसके बेहद करीब था। मगर इफ्राहिम ने इसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और सोया बना रहा। इफ्राहिम। नौफ ने गुस्से में जोर से इसका नाम पुकारा तो इफ्राहिम ने इसका नाम गैर अपनी आंखें खोली। तुम सुबह सुबह मेरे ऊपर चढ़ी हुई मेरे कानों के पर्दे फाड़ रही हो। इफ्राहिम मसनू गुस्सा करता हुआ नौफ को देखकर बोला, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मैं जानती हूँ आप जाग रहे हैं। मेरा हाथ छोड़े। नौफ को अभी भी इस पर शदीद गुस्सा आ रहा था, मगर अब वो तेज आवाज की बजाय नॉर्मल आवाज में बोली, ओहो, तो मैंने नींद में तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था जब ही तुम मेरे इतने करीब थी और मैं समझा कि शायद सुबह सुबह मुझे सोता हुआ देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो रही होगी और तुम्हारा दिल किया होगा कि तुम मुझ पर इस वक्त टूट पड़ो। इफ्राहिम नौफ की जागने वाली बात को नजरअंदाज करता हुआ इसका हाथ अपने हाथ से आज़ाद करके मासूम बनकर बोला तो नौफ इससे दूर हुई और मजीद गुस्सा भी हुई। किस कदर फजूल बातें कर रहे हैं आप। इतनी देर से सोने की एक्टिंग करके जानबूझकर मुझे तंग कर रहे हैं और उल्टा मेरे बारे में किस कदर छिछोरी बातें कर रहे हैं। मेरी नीयत खराब होगी आप पर। कोई गुलाब जामुन है आप। और मेरी एक बात याद रखें, मैं कोई छिछोरी आवारा किस्म की लड़की नहीं हूँ जो बहाना बनाकर आपको सोता हुआ देखकर आप पर टूट पड़ो यानी बंदा नहीं हो गया, कोई बिरयानी की प्लेट हो गई। नौफ गुस्से में इफ्राहिम को बातें सुनाने के साथ अपना दुपट्टा इसके नीचे से खींचकर निकलती हुई बेड से उतरने लगी तो इफ्राहिम ने इसका हाथ पकड़ा और खुद भी उठकर बैठ गया। खबरदार, जो तुमने मेरे आगे यूं फरफर जबान चलाई, मुझे गुस्सा दिखाया या फिर मुझे बातें सुनाई। बंदा अपनी बीवी से फजूल बातें नहीं करेगा तो और किसकी बीवी से करेगा। वो लड़कियां छिछोरी और आवारा हरगिज नहीं होती जो अपने शौहर को प्यार देती है। शौहर भी उन्हीं बीवियों से खुश रहते हैं जो उन्हें खूब प्यार दे। जब मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार दूंगा तो बदले में तुमसे भी ढेर सारा प्यार लूंगा। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इफ्राहिम नौफ को बोलता हुआ अपनी उंगली नौफ के माथे पर रखकर प्यार की जगह बताता हुआ नौफ के होठों तक लाया और फिर गर्दन से नीचे ले गया। इफ्राहिम। नौफ इसकी उंगली अपने सीने से हटाकर गुस्से से हल्की आवाज में चीखी, शट अप इफ्राहिम की जान। इस तरह तुम्हें 2 दिनों से गुस्से में देखकर मालूम है मेरा दिल चाहता है तुम बाहों में भर भर कर इतना प्यार करो कि तुम्हें तड़पा डालो, जिस तरह तुमने मुझे शादी वाली रात से तरसाया हुआ है। काश कि मैं कोई गुलाब जामुन या बिरयानी की प्लेट होता, किसी ना किसी बहाने ही सही तुम मुझे अपने मुंह से तो लगाती या तुम्हारी नीयत ही खराब होती मुझ पर। इफ्राहिम का आखिरी जुमला जो इसने बोला मजाक में था, पर नौफ के दिल को कुछ हुआ। वो इसका शौहर था, इस पर मुकम्मल हक भी रखता था। इसके बावजूद इसने अपने शौहर को इसके हक से महरूम रखा हुआ था। नौफ इफ्राहिम की बातें सुनकर खामोशी से अपना सर झुका गई। इफ्राहिम नौफ को खामोश और पिघलता हुआ देखकर इसके करीब आया।
अपने दोनों हाथों से इसका चेहरा थाम कर ऊपर किया। नौफ की निगाहें इफ्राहिम की नज़रों को देखकर बेसाख्ता झुक गई और दिल काफ़ी ज़ोर से धड़कने लगा। इफ्राहिम ने नौफ के गुलाबी होठों को सिर्फ अपने होठों से छुआ ही था। नौफ बुदक कर ऐसे पीछे हटी जैसे उसे 440 वाल्ट का करंट लगा हो। क्या लड़की हो यार तुम, ऐसे डर रही हो जैसे खा जाऊंगा तुम्हारे होठों को। यहाँ आओ। नौफ की हरकत पर इफ्राहिम उसे आंखें दिखाता हुआ बोला और इसका आंखें दिखाना काम आ गया। नौफ बिना कुछ बोले इफ्राहिम के करीब आई। इफ्राहिम ने एक बार फिर इसका चेहरा थामकर अपने होंठ इसके होठों पर रख चुका था, जिस पर नौफ ने इसकी शर्ट को सख्ती से पकड़ लिया। ऐसी ही सख्ती अचानक इफ्राहिम के जज्बात में भी दराई थी। अपने होठों से नौफ के होठों पर गिरफ्त जमाए वो नौफ की कुर्बत को महसूस करता हुआ मदहोश होने लगा। अपने दोनों हाथों से नौफ की कमर को थामे अपने होठों को इसके होठों से जुदा किए बैर नौफ को बेड पर लिटाने के बाद मुकम्मल नौफ के वध पर झुक गया। इफ्राहिम की बढ़ती हुई शिद्दत नौफ को खतरे का अलार्म देने लगी। जब तक वो इफ्राहिम को अपनी हकीकत नहीं बता देती वो नहीं चाहती थी कि इफ्राहिम इससे मुकम्मल हक हासिल करे, इसलिए नौफ इफ्राहिम को पीछे हटाने लगी, मगर वो नौफ की मानने के मूड में नहीं था। नौफ के हाथों की उंगलियों को अपने हाथों की उंगलियों में कैद करता हुआ वो नौफ की थोड़ी को चूम कर इसकी गर्दन पर झुक गया और अपनी सांसों की गरमाइश छोड़ता हुआ नौफ की शहरक पर अपने होंठ रख चुका था। बस इफ्राहिम अब प्लीज पीछे हट जाएं। ना नौफ इसको मजीद मदहोश देखकर इल्तिजा करती हुई बोली। वो मुकम्मल तौर पर इस पर काबिज था जिस पर नौफ इससे मन्नत ही कर सकती थी। मुझे मालूम था तुम मुझे मुकम्मल तौर पर खुश कभी भी नहीं देख सकती। इफ्राहिम बोलता हुआ तवक्को के बरखिलाफ इसके ऊपर से उठा, साथ ही नौफ भी बेड से उठ गई। आज नौफ को सही मायनों में मालूम हुआ था कि दिन में तारे देखना क्या होता है, जो आज उसे इफ्राहिम शौहर के रूप में दिखा चुका था। इस वक्त इफ्राहिम से नजरें मिलाना इस कदर मुश्किल हो रही थी कि नौफ कमरे से बाहर जाने लगी, मगर इफ्राहिम ने इसका हाथ पकड़ा। ऐसे कैसे कमरे से बाहर जा रही हो, हालत देखी है तुमने अपनी, इस वक्त पूरी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं तुम्हारी। बाहर मम्मा होंगी, घर के मुलाजिम होंगे, जाओ पहले शावर लेकर आओ और ड्रेस चेंज करो, फिर कमरे से बाहर निकलना। इफ्राहिम इसके झुके हुए चेहरे पर शर्मोहया के रंग देखकर इसकी शहरक के पास अपने होठों के निशान देखता हुआ नौफ से बोला। इफ्राहिम की बात सुनकर इसका सर मजीद झुक गया। वो वार्डरोब की तरफ जाकर वो अपने कपड़े निकालने लगी। ये वाला नहीं, पिंक कलर का ड्रेस पहनूं। इफ्राहिम की फरमाइश पर नौफ ने एक नज़र इसको देखा, फिर अपनी नजरें झुकाती हुई बोली, इस ड्रेस का गला काफी बड़ा है, मुझे उलझन होती है। ऐसे कपड़े पहनकर नौफ आहिस्ता आवाज में मन्नाती हुई बोली। इफ्राहिम इसके लिए जो 4-5 ड्रेस लेकर आया था वो उन्हीं में से कोई ना कोई रिपीट कर रही थी। इफ्राहिम के जिम्मे ये भी एक काम आ चुका था कि वो अपनी बीवी के लिए प्रॉपर कपड़े और दूसरी चीजें लेकर आता। अगर पिंक वाले ड्रेस का गला बड़ा है तो तुमने कौन सा मुझे इसमें झांकने देना है। हर वक्त दुपट्टे को अच्छी तरह लपेट के तो रखती हो तुम खुद से। वही ड्रेस पहनूं जो मैं बोल रहा हूँ। इफ्राहिम चाहता था इसकी प्यारी सी नकची बीवी इसकी बात माने। वो नौफ के हाथ में मौजूद ड्रेस को दोबारा हैंग करके पिंक कलर का ड्रेस निकालता हुआ बोला तो नौफ सारी शर्म व हया भुलाकर शिकवा भरी नजरों से इफ्राहिम को देखने लगी। क्यों जिद कर रहे हैं आप कि मैं यही कपड़े पहनूं, क्या वजह है? इसके पीछे बताना पसंद करेंगे आप? नौफ को वाकई तजस्सुस होने लगा। आखिर क्या वजह हो सकती जो इफ्राहिम इसको वही ड्रेस पहनने का इसरार कर रहा था? क्योंकि पिंक कलर में हर लड़की अच्छी लगती है, चाहे वो अच्छी ना हो तब भी। लेकिन तुम्हारे साथ मसला ये है कि तुम पहले से ही से खूबसूरत हो, इसलिए पिंक कलर में और भी ज्यादा अच्छी लगोगी। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारे लिए सारे ड्रेसेस लेकर आया था, इस दिन तुमने पिंक कलर का यही वाला ड्रेस पहना था। जब तुम्हें इस कलर में पहली बार मैंने देखा तो मेरा दिल चाहा कि मैं तुम्हें कस कर डालूं। बिलीव मी, पहली बार मैंने ऐसा किसी लड़की के बारे में सोचा, वरना ताशफा ने तो मुझे फुल ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था, मगर फिर भी मैंने इसको इसकी लिमिट में रखकर खुद अपनी लिमिट में रहा। लेकिन आज जब तुम ये ड्रेस पहनूंगी तो मैं अपनी इस दिन वाली विश पूरी करूंगा। इफ्राहिम नौफ के चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर तफसील से इसे बताने लगा, मगर नौफ का दिमाग एक नाम ताशफा पर अटक गया। अब ना जाने ये कौन सी बला थी, मगर नौफ इसके बारे में पूछने की बजाय इफ्राहिम की दूसरी बात पर इससे बोली, बहुत ही फजूल टाइप का छिछोरा दिल है आपका, जो हमेशा उल्टे सीधे कामों का सोचता रहता है। जो आप थोड़ी देर पहले मेरे साथ कर चुके हैं वो काफी है। अगर आपने दोबारा कुछ भी किया है तो मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी और ना ही आपके साथ आपके इस कमरे में रहूंगी। नौफ वार्निंग देती हुई इफ्राहिम का मुंतखब करदा लिबास लेकर वॉशरूम जाने लगी। तब उसे इफ्राहिम की आवाज अपनी पुश्त से सुनाई दी, मैंने कल रात क्या समझाया था? तुम्हें गुस्सा और धमकी अपनी सेहत के मुताबिक करना चाहिए। आज रात मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा, बल्कि तुम मुझे करोगी, और वो भी यहाँ पर। इफ्राहिम नौफ के पास आकर अपनी उंगली इसके होठों पर रख कर चैलेंज करने वाले अंदाज में नौफ से बोला और मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। जारी है उम्मीद वफा बाय जीनिया शर्जील। एपिसोड 23। अजलान दिन में इसको होटल के रूम में छोड़ कर गया था।
और अब रात होने को आई थी, मगर अजलान अभी तक लौट कर वापस नहीं आया था। बेला को अजलान पर गुस्सा आने लगा था। आखिर वो उसे अपने साथ यहाँ लाया ही क्यों था। वो अजलान के कहने पर होटल के कमरे से बाहर नहीं निकली थी, मगर अब वो टीवी देखते देखते बोर हो चुकी थी, अपना मोबाइल इस्तेमाल करके उकता चुकी थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। ये कोई टाइम है तुम्हारे वापस आने का अजलान, हद होती है, कहाँ थे तुम इतनी देर से। अजलान के कमरे में दाखिल होते ही बेला किस पर चढ़ दौड़ी, जिस पर अजलान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, क्योंकि इसका अंदाज बिल्कुल बीवियों वाला था। बेला मेरी जान, मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे वापस लौटते हुए शाम हो जाएगी। बेला का मूड देखकर वो अंदाजा लगा चुका कि लाजमी वो इस वक्त शदीद किस्म की बोरियत का शिकार हो रही थी। जब ही अजलान बेला को देखकर बड़े प्यार से बोला और हाथ में मौजूद लैपटॉप इसने टेबल पर रख दिया। बेला ने नोट किया ये वो लैपटॉप नहीं था जो अजलान प्लेन में यूज कर रहा था, बल्कि होटल के कमरे से बाहर निकलते वक्त इसके हाथ बिल्कुल खाली थे। शाम का मतलब ये नहीं होता तुम रात के 10 बजे वापस आ रहे हो, वैसे तुम थे कहाँ पर इतनी देर से। बेला कमर पर अपने दोनों हाथ रखती हुई अजलान के सामने खड़ी होकर इससे सवाल करने लगी, तो अजलान ने बेला की कमर से इसके दोनों हाथ उठाकर अपने हाथ रखते हुए बेला को खुद से करीब किया। जरूरी काम था, नाइट क्लब में वहीं पर मौजूद था, मैं जैसे ही फारिग हुआ फौरन तुम्हारे पास आ गया। अजलान जितने प्यार भरे अंदाज में बेला को बनाने लगा, वो मशकूक भरी नजरों से अजलान को देखने लगी। तुम पाकिस्तानी मर्दों के साथ यही मसला है, कहीं दूसरे मुल्क में जाकर ऐसी जगहें देखते हो, फौरन मुंह उठाकर वहीं पहुंच जाते हो। लाजमी तुम भी फहाश किस्म का बेली डांस देखकर आ रहे होगे, आखिर मिलता क्या है तुम मर्दों को यूं किसी गैर लड़की की उरियां। कमर को देखकर बेला गुस्से में अजलान के हाथ अपनी कमर से हटाती हुई बोली। वो ना जाने बात को कहां से कहां ले जा चुकी थी, मगर अजलान को बेला की बात ने गुस्सा नहीं दिलाया। वो जोर से हंस पड़ा। मर्दों को दूसरी लड़कियों की उरियां कमर को देखकर वो सुख मिलता है जो अपनी खुद की बीवी की कमर देखकर बेचारे मर्द को नसीब नहीं होता, क्योंकि शादी के चंद माह बाद ही बीवी की कमर कमर की बजाय कमरा बन जाती है। अब मर्द बेचारा क्या करे। वैसे अगर तुम बेली डांस सीख लो और अपनी कमर का साइज बिल्कुल इसी तरह फिट रखो तो मैं वादा करता हूँ सारी जिंदगी तुम्हारा ही बेली डांस देखूंगा। अजलान ने बोलते हुए दोबारा बेला को कमर से पकड़ा। वो शरारत से बोलता हुआ बेला के गुस्से वाले तासुरात को एंजॉय करने लगा। मेरा बेली डांस देखना है तुम्हें, ठहरो तुम, अभी तुम्हें अपना डांस एंजॉय करवाती हो। बेला ने अपने दोनों नाजुक हाथों से अजलान की गर्दन जोर से दबाई तो अजलान बेला को मजबूती से कमर से पकड़कर खुद से मजीद करीब कर ली। बेवा होने का शौक चढ़ा हुआ है, यार क्या करी हो, मार डालोगी क्या। वो बेला को कमर को पकड़ता हुआ जानबूझकर पीछे सोफे पर गिरा तो बेला भी इसके साथ अजलान के ऊपर जा गिरी। मेरे अलावा किसी दूसरी लड़की पर नजर डालोगे तो मैं वाकई मार डालूंगी तुम्हें। बेला उसकी गर्दन से अपने हाथ हटाती हुई उठने लगी तो अजलान ने इसकी कमर पर अपने दोनों बाजू लपेटे इसे उठने नहीं दिया। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे अलावा किसी दूसरी लड़की की तरफ माइल हो सकता हूँ? ऐसी सोच भी अपने दिमाग में कभी मत लाना, क्योंकि अजलान को इसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकी है, जिसे अजलान ने इतने सालों बाद ढूंढा और फौरन ही इसे अपना बना लिया। मुझे नहीं मालूम तुम्हें मुझसे कितनी वफा की उम्मीद है, लेकिन ये मेरा वादा है कि जब तक अल्लाह पाक ने मेरी जिंदगी रखी है तब तक मैं तुमसे वफा निभाऊंगा। अजलान बेला को देखता हुआ संजीदगी से बोला तो बेला को फौरन इसकी बात पर यकीन आ गया, जिसका सबूत देते हुए वो अपना सर अजलान के सीने पर रख चुकी थी। अजलान ने आदत के मुताबिक इसकी सुनहरी बालों पर अपने होंठ रखे। इतना बड़ा वादा दिया है तुम्हें, अब तो मेरी खातिर बेली डांस सीखोगी ना, मेरा बड़ा अरमान है। बेला का बेली डांस देखने का। बेला सुकून से इसके सीने पर सर रखी हुई थी। अजलान की बात सुनकर वो अपना सर अजलान के सीने से उठाकर इसको घूरने लगी, तो बेला को ही देखकर शरारत से मुस्कुरा रहा था। बस बेशर्मों वाली हरकतें करना, शौहरों वाली हरकतें नहीं आती तुम्हें। बेला घूरती हुई अजलान से बोली। शौहरों वाली हरकतों से मुराद बेला ने बात का खाका जहन में लिया था। वो नाज़नीन से मजाक के वक्त मजाक करता था, वरना मोहब्बत में की शक्ल में भी संजीदगी तारी रहती। शौहर वाली हरकतों पर आ गया तो तुम ऊपर से नीचे तक सुर्ख हो जाओगी। वैसे तुम्हें इतने करीब देखकर सोच रहा हूँ शौहर वाले रूप की एक झलक दिखा ही दूं। अजलान बोलता हुआ बेला के बालों में उंगलियां फंसाकर इसके होंठों के करीब अपने होंठ लाया। तभी दरवाजा बजने लगा। शिट यार, इस वेटर को अभी खाना लेकर आना था। अजलान ने बोलते हुए अपनी गिरफ्त से बेला को आज़ाद किया तो बेला जल्दी से अजलान के ऊपर से उठी और शुक्र का सांस लेने लगी। वो शौहर वाली हरकतों से मुराद ना जाने क्या सोचे बैठा था। अजलान सोफे से उठकर कमरे का दरवाज़ा खोलने लगा तो कमरे का दरवाज़ा खुलते ही जोरदार मुक्का अजलान के मुंह पर आने वाले ने अचानक मारा, जिससे अजलान पीछे कमरे की तरफ गिर पड़ा। बेला रूम के अंदर आने वाले लंबे चौड़े और काले से आदमी को देखकर डर गई, जो कि मजीद अजलान को मारने के लिए इस पर झपटने लगा था। मगर अजलान ज़हनी तौर पर मुकम्मल तैयार हो चुका था, इसलिए अपनी तरफ बढ़ते हुए आदमी को देखकर जोरदार लात इसके मुंह पर मारकर खुद भी फॉर्म में आ गया और खड़ा होकर मुकम्मल दाव पेच आजमाता हुआ
اس کا مقابلہ کرنے لگا، بلکہ اس آدمی کو مارنے کے ساتھ وہ مسلسل بیلا کو کمرے سے باہر جانے کا کہہ رہا تھا، مگر بیلا خوف کے مارے وہی کھڑی ہوئی، ازلان کو اپنا بچاؤ کرتے ہوئے اس آدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے دیکھ رہی تھی۔ ازلان اس طرح اس آدمی کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا جیسے اس نے مار پیٹ کی مکمل ٹریننگ حاصل کی ہو، مگر بیلا کی سانس ایک پل کے لیے تب رکی جب اس آدمی نے نہ جانے کہاں سے چاقو نکال کر ازلان پر وار کرنا چاہا، مگر 2 بار وار کھالی جانے کے بعد تیسری بار ازلان نے اس کے ہاتھ پر لات مارتا ہوا چاقو دور پھینک چکا تھا۔ ازلان کے مکہ مارنے پر وہ آدمی شیشے کی ٹیبل کے پاس آ کر گرا اور ٹیبل پر رکھے ہوئے لیپ ٹاپ کی طرف لپکا۔ اس سے پہلے وہ آدمی لیپ ٹاپ کھڑکی سے باہر پھینکتا، ازلان نے فوراً اس سے چھین کر اپنی لات اونچی کر کے ہوا میں گھمائی جو اس آدمی کے سر پر لگی اور وہ آدمی دور جا گرا۔ بیلا کمرے سے باہر نکل جاؤ، سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں؟ وہ لیپ ٹاپ بیڈ پر اچھل کر غصے میں چیختا ہوا بیلا سے مخاطب ہوا، مگر اس کی نظریں بیلا کی بجائے اس آدمی پر جمی ہوئی تھی جو اچھی خاصی مار کھانے کے باوجود بھی ڈھیٹ بنا ہوا۔ ایک بار پھر لیپ ٹاپ کی طرف بڑھنے لگا، بیلا کمرے سے باہر جاؤ۔ وہ ایک بار پھر اس آدمی کو قابو کرتے ہوئے بیلا سے چیخ کر بولا، لیکن بیلا خاموش وہی کھڑی ہوئی اس آدمی کو دیکھنے لگی جو بیڈ پر پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، جبکہ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر ازلان نے اپنے گھٹنے کے نیچے دبائے ہوئے تھے۔ ازلان نے ایک ہاتھ سے اس کے بال پکڑے ہوئے تھے جبکہ دوسرا ہاتھ سے اس آدمی کی تھوڑی کے نیچے والے حصے کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ ازلان چھوڑ دو اس کو۔ بیلا خوف زدہ ہو کر اس آدمی کو دیکھتی ہوئی ازلان سے بولی، جاؤ یہاں سے۔ ازلان ایک بار پھر غصے کی شدت سے چیختا ہوا بولا، جس پر بیلا نفی میں سر ہلانے لگی۔ ازلان نے اس آدمی کو مہلت ہی بیلا کی وجہ سے دی ہوئی تھی، مگر اب اور نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اس کی گردن موڑنے پر جہاں ازلان نے اس آدمی کی بے جان ٹوٹی ہوئی گردن چھوڑی، وہی بیلا نے زور سے چیخ مار کر دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ازلان گھڑ بیٹ سے اٹھ کر بیلا کی طرف بڑھا، اس کے چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹا کر مزید غصے میں چیختا ہوا بولا، میں بار بار تمہیں عربی یا فارسی زبان میں کمرے سے جانے کے لیے کہہ رہا تھا، بات کیوں نہیں مان رہی تھی تم میری؟ جانتی ہو اگر آج یہ آدمی اس لیپ ٹاپ کو توڑ دیتا یا ضائع کر دیتا تو میری کئی دنوں کی محنت پر پانی پھر جاتا۔ جانتی ہو تمہاری وجہ سے میرا کتنا بڑا لاس ہو جاتا، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ ازلان غصے میں بیلا کو اور بھی باتیں سناتا، مگر اس کو شوق کی کیفیت میں دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ وہ مر چکا ہے ازلان، اس کو مار دیا تم نے، بیچارے کی گردن ہی توڑ ڈالی۔ وہ صرف تم سے لیپ ٹاپ ہی تو حاصل کرنا چاہتا تھا جو تمہارا اپنا تھا بھی نہیں۔ دے دیتے تم اس کو یہ لیپ ٹاپ، تمہارے پاس اپنا لیپ ٹاپ بھی تو تھا۔ یا اللہ اب کیا ہوگا؟ یہ تو مرڈر ہو چکا ہے تم سے، اب ہم دونوں کیا کریں گے؟ بیلا بری طرح گھبرائی ہوئی تھی، ازلان کے غصے اور ساری باتوں کو نظر انداز کرتی ہوئی اس سے بولی، تمہیں اب کچھ نہیں کرنا، صرف اپنا منہ بند کر کے صوفے پر بیٹھ جانا ہے، بالکل نارمل ہو جاؤ، میں تھوڑی دیر میں سب کلیئر کر دیتا ہوں۔ اوکے۔ ازلان بیلا کی گھبرائی ہوئی حالت کو دیکھ کر اس پر غصہ بلائے نارمل لہجے میں بولا، نارمل ہو جاؤں کیسے؟ کسی کا مرڈر کر کے تم نارمل رہ سکتے ہو؟ میں ہرگز نہیں، ہم تو اس وقت پاکستان میں بھی موجود نہیں ہیں اور یہاں کا قانون بہت سخت ہے، تم جانتے ہو نا۔ ایسا کرتے ہیں ہم پولیس کو خود انفارم کر کے سچ بتا دیتے ہیں کہ یہ موٹے کالے سے بھائی صاحب ہمارے روم میں گھس کر بالوجہ میں مار پیٹ کر رہے تھے، بس ہم نے اپنے بچاؤ کے لیے ان کی ذرا سی گردن پکڑی تھی جو نہ جانے کیسے خود بخود ٹوٹ گئی۔ بیلا بولتی ہوئی بیڈ پر پڑی ہوئی اس آدمی کی لاش کو دیکھنے لگی اور ساتھ ہی اس کی شکل رونے والی ہو گئی۔ بیلا کی بات سن کر ازلان کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے، اس سے پہلے وہ بیلا کو کچھ سمجھاتا وہ دوبارہ بول اٹھی، اچھا دوسرا آئیڈیا بھی ہے میرے پاس ازلان، میں نے ایک فلم میں دیکھا تھا، ہم ایسا کرتے ہیں ان بھائی صاحب کی لاش کو اس کمفرٹر میں لپیٹ کر اس کو بوری بند لاش جیسا بنا دیتے ہیں اور پھر آدھی رات کو اس کو ہم کسی ندی یا نالے میں پھینک آئیں گے، مگر یہ تو پاکستان بھی نہیں ہے، یہاں پر ندی نالا کہاں سے لائیں گے؟ ہاں ایسا کرتے، اس لاش کے ہم چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے کر کے اس کو فریج میں ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ اپنی آنکھوں کے سامنے لاش دیکھ کر بری طرح گھبرائی ہوئی تھی کہ کچھ بھی بولے جا رہی تھی۔ اس کو چپ کروانے کے لیے ازلان نے ہلکی سی چیت اس کے گال پر لگائی، کیا فضول بولے جا رہی ہو اتنی دیر سے، لاش کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آخر چل کیا رہا ہے یہ سب تمہارے دماغ میں؟ ازلان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ بیلا اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے سوری بھی کر لیں گے نا، میں تمہیں دوبارہ جیل میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، ابھی تو ہم دونوں ملے تھے، ان تھوڑے سے دنوں میں کتنے پیارے لگنے لگے ہو تم مجھے، اگر تم جیل چلے گئے تو میں کیسے رہوں گی تمہارے بغیر؟ وہ ازلان کی بات پر روتی ہوئی بولی۔ اس کی آخری بات پر ازلان کو ہنسی کے ساتھ ساتھ اس پر پیار بھی آنے لگا، وہ بیلا کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو باندھتا ہوا بولا، میں اب کہیں نہیں جاؤں گا تمہیں چھوڑ کر، پریشان مت ہو، ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ، میں اس لاش کا کچھ انتظام کرتا ہوں۔ ازلان پیار سے سمجھاتا ہوا اسے ایسے تسلی دینے لگا جیسے کہ وہ ہمیشہ سے لاشوں کو انتظام کرتا آیا ہو۔ اسے فیضی کو کال کر کے ساری صورتحال بتانا تھی۔ ازلان جانتا تھا کہ فیضی یہ سارا کام خود سنبھالے گا نہیں، پلیز مجھے ایسے ہی کھڑے رہنے دو اور تم بھی کہیں مت جاؤ میرے پاس سے۔
इस लाश की पूरी आंखें खुली हुई है और वो लाश मुझे घूर रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। इससे बेला रोती हुई अजलान से बोली तो अजलान मुड़कर इस आदमी को देखने लगा जिसकी गर्दन मुड़ी हुई थी। वो अंधे मुंह बेड पर पड़ा हुआ और इसकी आंखें खुली हुई थी। अजलान जब भी चाह रहा था कि बेला कमरे से बाहर चली जाए, वो ये सब देखकर लाजमी डर गई थी। वो अपने शौहर को खूबसूरत लगती थी। ऐसा आज सुबह इफ्राहिम ने इससे कहा था। क्या वो 10 साल पहले खूबसूरत नहीं थी, या फिर 10 साल पहले एक नौकर की बेटी की हैसियत से इफ्राहिम को इसकी खूबसूरती नजर नहीं आती थी, या शायद 10 साल पहले इफ्राहिम ने कभी इसको गौर से देखा ही ना हो। नौफ अपनी सोची हुई बातों से खुद ही इत्तेफाक करने लगी। इफ्राहिम को जिस दिन इसकी असल हैसियत मालूम हो जाएगी तब इफ्राहिम का रद्देमल क्या होगा, नौफ सोच रही थी। तब कमरे में इफ्राहिम चला आया। इफ्राहिम को कमरे देखकर और अपने कपड़ों का रंग देखकर उसे इफ्राहिम की सुबह वाली बात याद आ गई। नौफ बेड से उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। मेरी सुबह वाली बात को याद करके अगर तुम कमरे से बाहर जा रही हो तो बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। इफ्राहिम नौफ को कमरे से बाहर निकलता हुआ देखकर बोला और खुद सोफे पर जाकर बैठ गया। वैसे भी सुबह वाली तबीयत के बरक्स इस वक्त वो काफी खामोश और संजीदा लग रहा था। नौफ इसकी खामोशी और संजीदगी की वजह जानती थी, इसलिए कमरे से निकलने की बजाय सोफे के बराबर में मौजूद खिड़की के सामने खड़ी हो गई। आंटी की वजह से उदास हैं आप, या फिर बेला को मिस कर रहे? वो खिड़की से बाहर देखती हुई इफ्राहिम से पूछने लगी। आज शाम में नाज़नीन पर खामोशी की कैफियत तारी हो गई थी। ना ही वो किसी बात का जवाब दे रही थी, ना ही किसी बात पर कोई रिएक्ट कर रही थी। इफ्राहिम थोड़ी देर पहले ऑफिस से लौटकर घर आया था, मगर इससे पहले नौफ नाज़नीन को मेडिसिन दे चुकी थी, जिसे लेने के बाद वो इस वक्त सो रही थी। मेरी माँ और मेरी बहन दोनों ही मेरी लाइफ में बहुत अहमियत रखती हैं। मैं इन दोनों में से किसी एक को भी तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम इस बात से शायद वाकिफ ना हो कि मैं चंद साल पहले बेला को बहुत मुश्किलों से वापस जिंदगी की तरफ लाया था। जब वो 9 साल की थी तो एक भयानक हादसे ने इसको जिंदगी से बहुत दूर कर दिया था। मैं अपनी बहन की हालत देखकर अंदर ही अंदर रोता, मगर ऊपर से किसी पर कुछ जाहिर नहीं होने देता। जब वो आहिस्ता आहिस्ता वापस जिंदगी की तरफ लौटने लगी तो एक दिन अचानक बाबा की हार्ट फेल की वजह से डेथ हो गई। इनके गम से हम दोनों बहन भाई निकल नहीं पाए थे कि मम्मा ने बाबा के जाने का इतना ज्यादा असर लिया कि वो खुद बीमार रहने लगी। अक्सर ऐसा होता है, मम्मा थोड़ी देर के लिए मुझे और बेला को पहचान नहीं पाती हैं। हम दोनों को अगधनबी नजरों से देखती है। जब वो ऐसा करती हैं तो मुझे बेला को देखकर खुद को मजबूत करना पड़ता है, मगर अंदर कहीं ये खौफ तारी रहता है कि अगर किसी दिन मम्मा हमेशा के लिए हम दोनों को भूल गई तो मैं क्या करूंगा। इफ्राहिम उदासी से अपने दिल की सारी बातें नौफ से शेयर कर रहा था। नौफ इफ्राहिम को इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में देख रही थी। एक ऐसा मर्द जिसने कम उम्र से सफ़र किया था। इस वाक़े से सिर्फ इसकी अपनी फैमिली बर्बाद नहीं होती, बल्कि इस भयानक हादसे के असरात यहाँ बसने वाले मकीनों ने भी अपने ऊपर झेले थे। इफ्राहिम की बातें सुनकर नौफ को अजीब उदासी ने आ घेरा। वो सोफे पर बैठे हुए इस शख्स के लिए उदास थी जिससे वो एक खास किस्म की चिढ़कने लगी थी। नौफ को इफ्राहिम की बातें सुनकर अपना दिल पिघलता हुआ महसूस हुआ। बेखुदी के आलम में वो चलती हुई इफ्राहिम के सामने आकर खड़ी हो गई। इफ्राहिम नौफ को देखकर खुद भी सोफे से उठ खड़ा हुआ। नौफ इफ्राहिम का चेहरा अपने नाजुक हाथों में थाम कर बोली, आपने मुझे अपने राज में शरीक ठहरा लिया है तो मेरा दिल कर रहा है मैं आपके सारे दुख दर्द और तकलीफों को अपने अंदर समेट लूं। आपकी ये उदासी मेरे दिल को उदास कर रही है। इफ्राहिम, मैं आपको उदास नहीं देख सकती। आप अपने दुख दर्द और तकलीफें मुझे दे दे। नौफ को मालूम ही नहीं हुआ वो बेखुदी के आलम में क्या कुछ बोल गई है। ये भी एक गैर इरादी अमल था। जब इसने अपने पंजों के बल ऊंचा होकर इफ्राहिम की पेशानी पर अपने होंठ रखे, एक पल के लिए इफ्राहिम भी हैरत सदा हुआ, मगर दूसरे ही पल इफ्राहिम ने नौफ के नाजुक वजूद को खुद में छुपा लिया। शरीक हयात का मतलब जानती हो क्या होता है? जिसके साथ जिंदगी का सफर तय किया जाए। मैंने तुम्हें अपना शरीक सफर ठहराया है। मैं ख्वाब में भी कोई दुख दर्द या तकलीफ तुम्हें नहीं सौंप सकता। तुम्हारा ये वजूद मेरे लिए इस ठंडी छांव की मानिंद है जिसमें खोकर मैं कुछ पल के लिए अपने सारे दुख दर्द तकलीफ भूलकर सुकून हासिल कर सकता हूँ। अपने अंदर की तन्हाई से लड़ते लड़ते थक चुका हूँ। मैं कुछ पल तुम्हारी कुर्बत में सुकून के चाहता हूँ। मुझे अपने अंदर समेट लो और मुकम्मल तौर पर मेरी हो जा। इफ्राहिम नौफ के वक्त को खुद में समाये बेखुद सा होकर बोला तो नौफ इससे अलग होकर इफ्राहिम का चेहरा देखने लगी। एक अजीब सहर पूरे माहौल पर तारी हो चुका था। इफ्राहिम नौफ का चेहरा थामकर अपने चेहरे के करीब करता हुआ बेखुद सा इसके होठों को किसी प्यासे सहरा के मानी देखे गया। नौफ की अपनी नजरें भी इफ्राहिम के चेहरे पर टिकी हुई थी। यही वो पल था जब नौफ के दिल ने ना जाने कब इसको दगा दे डाली। अपनी आंखें बंद करते हुए नौफ ने बहुत आहिस्तगी से अपने होठों से इफ्राहिम के गाल पर रखे। वो अपने बागी होते दिल की लगामें थाम नहीं पाई थी, मगर दूसरे ही पल किसी ने अंदर से बुरी तरह उसे सर्जिश की तो नौफ इफ्राहिम से दूर होने लगी। मगर इफ्राहिम का दिल सरकशी पर उतर आया। इसने नौफ को अपने वजूद से दूर होता देखकर नौफ को मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में ले लिया।
इस तरह दूर जाकर तुम मेरे ऊपर यूं जुल्म नहीं कर सकती आज। यमुना प्लीज। यमुना नाम पर नौफ फौरन अपने हवासों में लौट आई। ये नाम इसकी असली पहचान नहीं था, मगर इफ्राहिम के दिल को तो आज इसने खुद ही उकसाया था। वो चाह कर भी इफ्राहिम की गिरफ्त से खुद को आज़ाद नहीं करवा सकी। इफ्राहिम नौफ को गिरफ्त में लेकर इसके होठों पर अपने होंठ रखता हुआ अपनी तशनगी मिटाने लगा। इफ्राहिम की सांसों की गरमाइश नौफ के अंदर उतरती हुई इसको पूरा पूरा अंदर तक झुलसाने लगी। वो इफ्राहिम के दिल के तारों को छेड़कर अपने साथ गलत कर बैठी थी, जिसका खमियाजे में अब इसकी अपनी सांसें बंद होने लगी थी। इससे पहले इफ्राहिम की शिद्दत मजीद बढ़ती और नौफ का जब्त जवाब देने लगता। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बजने लगा। इफ्राहिम बेटा दरवाज़ा खोले, बेगम साहिबा की तबीयत बिगड़ रही है। कमरे के अंदर आती नूरी की आवाज़ से इफ्राहिम एकदम हवासों की दुनिया में लौट आया। नौफ से दूर होता हुआ वो फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ा जारी है। उम्मीद है वफा बाय जीनिया शर्जील एपिसोड 24। तुम सोई नहीं। अभी तक ये दूसरे होटल का अलग कमरा था, जहां अजलान बेला को अपने साथ ले आया था। डिनर से फारिग होने बाद बेला बेड पर लेट गई थी, जबकि वो खुद पिछले 2 घंटे से सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप में मौजूद पासवर्ड को खोलने की जद्दोजहद में मसरूफ था। वो चाह रहा था सुबह तक सारी इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुंचा दे। तब बेला बेड से उठकर इसके पास आई तो अजलान इससे पूछने लगा, बहुत बेचैनी महसूस कर रही हूँ। ये नई और अनजान जगह है, मुझे नींद नहीं आ रही है। बेला इस वक्त अजलान को बेचैन और घबराई हुई लगी। शायद वो थोड़ी देर पहले हुए वाक़ये को अपने दिमाग से फरामोश नहीं कर पा रही थी। अजलान को ही इस तरफ से इसका दिमाग हटाना था। वो लैपटॉप बंद करता हुआ बोला, चलो मैं तुम्हारे पास लेट जाता हूँ, शायद मुझसे बातें करते करते तुम्हें नींद आ जाए। वो सोफे से उठकर बेला के सामने खड़ा होकर बोला, तब तुम मेरे पास लेटोगे? बेला अजलान के इतने नॉर्मल अंदाज में कहने पर हैरत ज़दा सी पूछने लगी, इसमें इतना ताज्जुब करने की क्या बात है? क्या मैं तुम्हारे पास नहीं लेट सकता? क्या बुराई है मेरे तुम्हारे साथ लेटने में? इससे पहले बेला इसे कुछ कहती अजलान इसे अपने बाजू में उठा चुका था। बेला को बेड पर लिटाने के बाद अजलान इसके बराबर में तकिया पर अपनी कोहनी टिकाकर नीम दराज हो गया। इसका झुकाव बेला के हसीन चेहरे पर था। वो बेला के सुनहरी बालों में उंगलियां फेरता हुआ इसी को देख रहा था। बेला खुद भी खामोशी से अजलान को देखने लगी। जो कुछ सवालात तुम्हारे जहन में चल रहे हैं, तुम उन्हें मुझसे पूछ सकती हो, फिर शायद तुम्हें नींद आ जाए। अजलान बेला के बालों में उंगलियां फेरता हुआ इससे बोला, थोड़ी देर पहले तुमसे एक कत्ल हुआ, अनजाने में नहीं जानबूझकर तुम एक आदमी की जान ले चुके हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम एक मर्डर करने के बाद इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हो? बेला अजलान को देखती हुई पूछने लगी। पहले वो एक सीधा सादा सा लड़का हुआ करता था, मगर अब इसकी तबीयत में काफी बदलाव आ चुका था। बेला इन चंद मुलाकातों में अंदाजा लगा चुकी थी। वो आदमी इस होटल के रूम में हमारे साथ डिनर एंजॉय करने नहीं आया था बेला। अगर मैं इसको नहीं मारता तो वो मेरी जान ले लेता। मैं जब भी तुमसे बार बार कमरे से बाहर जाने का कह रहा था। अब इसकी मौत को लेकर परेशान मत हो, बल्कि आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो। अजलान नर्म लहजे में सारी बात बयान कर रहा था, जैसे किसी छोटे बच्चे को समझा रहा हो। साथ ही इसकी उंगलियां बेला के बालों को अभी तक रेंग रही थी। ना जाने मुझे क्यों महसूस हो रहा है जैसे तुम हमारी यूनिवर्सिटी के लेक्चरार नहीं हो बेला, अपने दिल में आया हुआ ख्याल अजलान पर जाहिर करती हुई बोली। किस पर अजलान के लबों को पुरअसरार सी मुस्कुराहट ने छुआ। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी का एक लेक्चरार नहीं हूँ तो फिर क्या हूँ? अब अजलान के हाथों की उंगलियां बेला के गाल की नरमी को महसूस कर रही थी, जबकि इसकी नजरें बेला के चेहरे पर टिकी हुई थी। कोई बहरूपिया बेला अपने चेहरे के बिल्कुल करीब अजलान का चेहरा देखकर बोली। बेला की बात सुनकर अजलान की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। स्मार्ट गर्ल, सही जज किया तुमने मेरे बारे में। मेरा कोई एक रूप नहीं है, मैं अपने कामों के लिए अक्सर कई दूसरे रूप बदलता रहता हूँ। उसे अंदाजा था आग नहीं तो कल बेला के दिमाग में ये सारे सवालात आएंगे और उसके दिमाग को उलझाएंगे, इसलिए आज वो बेला पर अपना आप खोलने लगा। उसकी बात सुनकर बेला खामोशी से अपने ऊपर झुके अजलान को देखने लगी। कौन कौन से रूप बदले हैं? अब तक तुमने बेला को अजलान के बारे में जानने का मजीद तजस्सुस हुआ तो वो बेड पर लेटी हुई इससे पूछ बैठी। अजलान एक बार फिर बेला के सुनहरी बालों में उंगलियां फेरता हुआ उससे बोला, ये तो मुझे भी खुद सही से याद नहीं कि मैं कितने रूप बदल चुका हूँ। बस लास्ट टाइम मुझे स्टेफनी के बेडरूम तक जाने के लिए उसके हस्बैंड का गेटअप अपनाना पड़ा था। अजलान के बिल्कुल संजीदगी से बोलने पर बेला ने उसके चेहरे पर उमड़ती हुई शरारत महसूस नहीं की, बल्कि फौरन उसका हाथ अपने बालों से हटाती हुई उठकर बेड पर बैठ गई। अब अजलान तकिया पर सर रखे खुद आराम से लेटता हुआ बेला के चेहरे के तासुरात देख रहा था, जो उसके सामने बैठी हुई उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। इसमें इतना घूर कर देखने वाली क्या बात है? इस काम के लिए मुझे स्पेशल हायर किया गया था, क्योंकि हेनरी का कद काट, डील डॉल और चेहरे के नक्श काफी हद तक मुझसे मुशाबहत रखते थे। स्टेफनी से सारी मालूमात हासिल करते हुए उसको जरा भी शक नहीं गुजरा कि वो ये सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अपने हस्बैंड की बजाय किसी दूसरे को दे रही है। अजलान लेटा हुआ मजा से बेला को बता रहा था और साथ ही उसके चेहरे के तासुरात को भी इंजॉय कर रहा था।
तो सारी इन्फॉर्मेशन तुमने स्टेफनी के बेडरूम में उसके कितने करीब बैठ कर ली। बेला को ना जाने क्यों गुस्सा आने लगा था और बेला की बात सुनकर अजलान ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करके खुद को हत्ताउल इम्कान सीरियस रखा हुआ था। इन्फॉर्मेशन बैठकर नहीं ली बल्कि लेट कर ली, बिल्कुल इसी पोजीशन में जैसे मैं अभी लेटा हुआ हूँ तुम्हारे सामने। अजलान जितनी संजीदगी से बेला को बता रहा था, उसका दिल चाहा वो अजलान की गर्दन बिल्कुल वैसे ही मरोड़ डाले जैसे इस बदतमीज ने थोड़ी देर पहले किसी दूसरे आदमी की गर्दन मरोड़ डाली थी। और स्टेफनी, वो कहाँ थी? उस वक्त बेला अपने गुस्से को जब्त करती हुई अजलान से पूछने लगी। उसने स्टेफनी को कोई बुरा लफ्ज़ बोलने से खुद को मुश्किल से बाज रखा हुआ था। वो बेचारी तो बैठी हुई थी मेरे पास, मगर तुम्हारी तरह नहीं, बल्कि इस पोजीशन में, अजलान ने बोलते हुए अचानक बेला को कमर से पकड़कर पूरा अपने ऊपर बिठा लिया। बेला उसकी हरकत पर अचानक बौखला सी गई, मगर अपने आप को अजलान को ऊपर बैठा देखकर गुस्से में 3 से 4 जोरदार मुक्के उसने अजलान के सीने पर झड़े। बेला उसके ऊपर से उठने लगी तो अजलान ने बेला की दोनों कलाइयों को काबू करके उसे अपने ऊपर गिरा लिया। तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो चुके और पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो बेला। अब इसके चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगाती हुई समझ चुकी थी। अजलान उसे चिढ़ा रहा था। वो खफा होती हुई एक बार फिर अजलान के ऊपर से उठने लगी, मगर बेला के उठने से पहले अजलान इसको बेड पर लिटाकर इस पर मुकम्मल तौर पर झुकता हुआ बोला, तुम भी पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी हो और मजीद खूबसूरत हो चुकी हो। इतनी खूबसूरत कि मालूम है मेरा इस वक्त दिल क्या चाह रहा है। बेला को महसूस हो रहा था जैसे अजलान बोलने के साथ अपनी आंखों से ही इसके चेहरे के एक एक नक्श को चूम रहा हो। अजलान का बहका हुआ लहजा बेला का दिल मजीद जोर से धड़कने लगा। मुझे नहीं मालूम करना कि तुम्हारा दिल क्या चाह रहा है, तब तुम हटो मेरे ऊपर से। बेला इसके बहके हुए लहजे और बदले हुए अंदाज पर घबराती हुई बोली, बेला मेरी जान, मालूम है ना मैं कौन हूँ? तुम्हारा महरम, तुम्हारा शौहर। अजलान उसे नर्वस देखकर अपना और इसका रिश्ता याद दिलाने लगा। साथ ही अजलान अपने हाथों की उंगलियों से बेला के होंठों को छूने लगा। शौहर हो तो इसका मतलब तुम ये सब करोगे मेरे साथ? बेला अजलान की बहकी हुई नजरें अपने ऊपर देखकर, अपने होंठों पर इसकी उंगलियों की हरकत देखकर अपनी घबराहट पर काबू किए इससे पूछने लगिया, क्या कर रहा हूँ मैं? अजलान अनगान बना हुआ उल्टा बेला से सवाल करने लगा, साथ ही अपनी उंगलियां इसकी गर्दन पर फेरने लगा। बेला इसकी नजरों से दोबारा नर्वस होने लगी, या वो जानबूझकर अपनी नजरें बेला के चेहरे पर गाड़े खुद इसको नर्वस कर रहा था। तुम्हें अब अपने काम पर ध्यान देना चाहिए जिसे छोड़कर तुम यहाँ आ गए हो मेरे पास। बेला अजलान की तवज्जो दोबारा लैपटॉप की तरफ दिलाने लगी, साथ ही इसकी अपनी तवज्जो अजलान के हाथों की उंगलियों पर थी जो आहिस्तगी से इसकी गर्दन की सरहद उबूर कर रही थी, जिससे बेला की हार्ट बीट तेज होने लगी। मेरा ध्यान अपने काम पर भी है और अपनी जान पर भी, जिसकी इस वक्त खुद जान पर बनी हुई है। अजलान बोलता हुआ बेला के होठों पर मुकम्मल झुक गया, जबकि बेला ने इसकी कलाई मजबूती से पकड़ी जो इसके सीने की हुदूद को छूने लगी थी। वो बेला के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाए अपने होठों को इसके होठों पर रखे खुद को सैराब कर रहा था, जबकि बेला इसकी कुर्बत से निढाल होने लगी। साथ ही अचानक बेला की आंखों से अश्क रवां हुए, जिन्हें महसूस करके अजलान पीछे हटा। क्या हुआ? कुछ गलत किया है मैंने? अजलान बेला की आंखों में आंसू देखकर कोई नतीजा अक्स नहीं कर पाया तो बेला से पूछने लगा। बेला उठकर बेड पर बैठती हुई बोले, आई एम नॉट वर्जिन। अपनी नस्वानियत तो मैं बचपन में ही खो चुकी हूँ। तुम मुझ जैसी अधूरी जात की लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार लोगे? बेला अपने दिल में मौजूद एहसास कमतरी को छुपाए बगैर अश्क बहाती हुई अजलान से पूछने लगी, पड़ गया तुम्हें एहसास कमतरी का दौरा हो गई? तुम्हारी बकवास मुकम्मल, तो अब गौर से मेरी बात सुनो। अजलान बेला की बात सुनकर बरहम होता हुआ इसका चेहरा थाम कर बोला, मैं कोई जज्बाती किस्म का मर्द नहीं हूँ जिसने जज्बात में आकर यूं अचानक तुमसे निकाह का फैसला किया हो। मुकम्मल ज़ात सिर्फ ऊपर वाले के अलावा किसी की भी नहीं है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी या खामी होती है, और जिस कमी की तुम बात कर रही हो वो तुम्हारी खुद की पैदा करदा नहीं है, वो एक हादसा था बेला, जो किसी के भी साथ हो सकता है। आज के बाद तुम फजूल की सोचों को अपने जहन में नहीं लाओगी, और मेरी ये बात हमेशा याद रखना, तुम मेरे लिए बहुत अनमोल, पाकीज़ा और कीमती मता की हैसियत रखती हो जो मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत अजीज़ है। अजलान बेला का चेहरा थामे इसे बताने लगा तो बेला ने अजलान के सीने पर सर रख दिया। इसके दिल में इत्मीनान उतरने लगा। अब तुम अपने इस वाले काम पर थे, मुझे अब बहुत अच्छी नींद आएगी, सीरियसली। बेला टेबल पर रखे लैपटॉप की तरफ इशारा करती हुई तो अजलान आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। बेला इसको बेड से उठता हुआ देखकर आंखें बंद करके सुकून से बेड पर लेट गई। वो अपने कल वाले अमल के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थी, इतनी ज़्यादा कि नौफ से खुद से नज़रें मिलाना मुश्किल हो रहा था, जो काम इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो कल रात हकीकत में कर बैठी थी। नौफ को कल रात वाला मंजर एक बार फिर याद आया जब इसने इफ्राहिम के करीब आकर इसको छूने की जसारत की थी। बेसाख्ता नौफ ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। ना जाने इफ्राहिम इसके बारे में क्या सोच रहा होगा। कल रात से नौफ यही सोच सोच कर शर्मिंदा हो रही थी और साथ ही शुक्र अदा कर रही थी
कि इसका कल रात के इस वाक़ये के बाद से अभी तक इफ्राहीम के सामने नहीं हुआ था। नौफ ने अपने चेहरे से दोनों हाथों को हटाकर सामने बेड पर सोए हुए बूढ़े वजूद को देखा। नाज़नीन को सोए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे। कल रात जो इसकी अचानक तबीयत बिगड़ी की तो इफ्राहीम को इसे अस्पताल ले जाना पड़ा था। 2 घंटे गुजरने के बाद इसने नौफ को घर के नंबर पर कॉल करके बताया कि नाज़नीन की तबीयत में अब बेहतरी आ चुकी है। इसको वापस घर आते हुए मजीद 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। नाज़नीन के बारे में सुनकर नौफ को इत्मीनान हुआ। फिर जाने कब इसकी आंख लग गई। वो इतनी गहरी नींद सोई कि सुबह जब इसकी आंख खुली तब तक इफ्राहीम ऑफिस जा चुका था। नाज़नीन कल रात की तरह सुबह से ही खामोश थी। नौफ ने खुद इसे अपने हाथ से नाश्ता करवाया, इसके कपड़े चेंज करके इसके बाल बनाए। वो जानती थी नाज़नीन इसकी किसी बात का जवाब नहीं देगी। नौफ फिर भी इससे छोटी छोटी बातें करती रही, उसे अपना ख्वाब सुनाने लगी। नाज़नीन खामोश और खाली नज़रों से नौफ को देख रही थी। थोड़ी देर के लिए नौफ इसे घर के बने हुए लॉन में ले आई, जहाँ इसने मोतिये के फूल जमा करके नाज़नीन के लिए गजरे बनाए और इसके हाथ में डाल दिए। शाम के वक्त जब नाज़नीन की आंखें थकन से झुकने लगी तब नौफ ने इसे बेड पर लिटा दिया। थोड़ी ही देर में नाज़नीन सो चुकी थी। तब नौफ अपने कमरे में जाने की बजाय नाज़नीन का परहेजी खाना बनाकर दोबारा नाज़नीन के कमरे में आ गई। वो सुबह से ही नाज़नीन के पास मौजूद थी। नौफ को महसूस हुआ जैसे नाज़नीन नींद में बेचैन हो। नौफ सोफे से उठकर इसके हाथों के गजरे उतारने लगी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर नौफ मुड़कर देखने लगी। इफ्राहीम को कमरे में आता हुआ देखकर नौफ की नज़रें बेख्तियार नीचे झुक गई। कैसी है अब मम्मा की तबीयत? नाज़नीन को सोता हुआ देखकर इफ्राहीम नौफ के पास आकर आहिस्ता आवाज़ में इससे पूछने लगा। वैसे तो वो ऑफिस से 2 बार घर पर कॉल कर चुका था और नूरी उसे बता चुकी थी कि नौफ मुसलसल नाज़नीन के पास ही मौजूद है, इसलिए इफ्राहीम ऑफिस में मुतमईन था। सेम कल जैसी कंडीशन लग रही है। नौफ नज़रें उठाए बगैर इफ्राहीम को बताने लगी। वो इफ्राहीम को अपने से कुछ हिचकती हुई मगर नाज़नीन के लिए फिक्रमंद लगी। तभी इफ्राहीम इससे बोला, फौरी तौर पर मम्मा नॉर्मल कंडीशन में नहीं आती हैं, डोंट वरी, रात तक इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। इफ्राहीम नौफ को देखकर बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था, मगर इसने महसूस किया वो इफ्राहीम की बात जवाब नज़रें उठाए बगैर दे रही थी। वो नौफ से बोलता हुआ नाज़नीन के पास आकर इसके सर पर हाथ रखकर नाज़नीन का चेहरा देखने लगा तो नौफ आहिस्ता से पलकें उठाकर इफ्राहीम को देखकर कमरे से बाहर जाने लगी। नूरी को चाय का बोलकर कमरे में आ जाओ। इफ्राहीम की आवाज़ पर नौफ ने पलट कर इसे देखा। इफ्राहीम इसको बोलता हुआ अपने कमरे में चला गया। 5 मिनट के बाद जब नौफ कमरे में आई तो इफ्राहीम कल की तरह सोफे पर बैठा हुआ था। कमरे का दरवाज़ा बंद करके नौफ के कदमों वही थम गए और सर खुद बजूद झुक गया। इफ्राहीम ने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए थे। वो शायद नौफ के कमरे में आने का इंतज़ार कर रहा था। नौफ को देखकर वो सोफे से उठकर चलता हुआ नौफ के पास आया। कब तक नहीं देखूंगी मेरी तरफ, यूं मुझसे नज़रें चुराने की कोई ख़ास वजह? इफ्राहीम नौफ के झुके हुए सर को देखकर इससे पूछने लगा, आपने कहा था झुका हुआ सर गलती करने वाला पर अच्छा लगता है। कल जो भी कुछ हुआ वो मुझसे बिल्कुल ही। नौफ हिम्मत करती हुई इससे बोलने लगी तो इफ्राहीम ने अपनी उंगली इसके होठों पर रख दी। तुम्हारा मेरे करीब आना गलती थी यमुना, यू आर माई वाइफ। मैं कोई नामरम नहीं हूँ तुम्हारे लिए। जिस तरह मैं तुम पर हक रखता हूँ इसी तरह तुम भी मुझ पर हक रखती हो। कल तुम्हारा कोई भी एक एक्ट ऐसा नहीं था जिस पर तुम यूं मुझे देखने से गुरेज करो। अगर ये गुरेज शर्म की वजह से है तो अलग बात है, अगर तुम्हें किसी किस्म का गिल्ट है तो बिल्कुल फजूल है। इफ्राहीम की बात पर नौफ नज़रें उठाकर से देखने लगी जो इसी की जानिब देख रहा था। इसका मतलब मैं ये समझूं कि आपको इस मामले में बोल्ड लड़कियां पसंद है जो खुद से ही शुरू हो जाए? नौफ के इस तरह बेधड़क पूछने पर इफ्राहीम एकदम जोर से कहका मारकर हंसा, मगर तुम तो बोल्ड नहीं हूँ। मुझे याद पड़ता है कल रात तुम मैदान छोड़कर भाग रही थी, वो तो मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया था। इफ्राहीम की बात सुनकर नौफ इसे घूरकर साइड से निकलने लगी, मगर इफ्राहीम ने इसका हाथ पकड़ लिया। यार, इंसान को अगर गुस्सा आए वो मुख्तलिफ रद्देमल से अपने गुस्से का इजहार करता है, ऐसे ही अगर कोई खुश हो तो मुख्तलिफ तरीके से अपनी खुशी को सेलिब्रेट करता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई इंसान किसी से मोहब्बत करने लग जाए तो इसके मोहब्बत के इजहार करने में फिर क्या प्रॉब्लम है? इफ्राहीम की बात सुनकर नौफ खामोशी से इसे देखने लगी। तो क्या वो इससे मोहब्बत करने लगी थी? इफ्राहीम ने नौफ के दोनों हाथों को थाम कर इसे अपने से करीब किया। कल मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि मेरी वाइफ मेरे अपने दिल में फीलिंग्स रखती है। उसे मेरी उदासी की परवाह है, वो मेरी सारी परेशानियों को समेटना चाहती है। मेरे दिल में कल बहुत खूबसूरत एहसास पैदा हुए जब तुम खुद से मेरे करीब आई। मुझे अपनी लाइफ कलरफुल महसूस हुई जब तुमने खुद से मुझे। इफ्राहीम अपनी बात अधूरी छोड़कर नौफ को देखने लगा। क्या मैं आज भी उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम मेरी बच्ची कुची उदासी भी खत्म कर दो? वो नौफ के मजीद करीब आकर इससे सवाल करने लगा तो नौफ की नज़र बेसख्ता इसके होंठों पर गई। ज्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो हो गया सो हो गया, अब ऐसा हर बार नहीं चलेगा। नौफ इफ्राहीम के हाथों से अपने हाथ छुड़वा कर साइड से निकलने लगी, मगर इससे पहले ही इफ्राहीम ने नौफ का चेहरा थामा और इसके होंठों को चूमता हुआ पीछे हुआ। मगर ऐसा तो अब बार बार चलेगा,
अब ज्यादा घूरो मत मुझे। 15 मिनट में तैयार हो जाओ, तुम्हें शॉपिंग करवाना है। 4 से 5 कपड़ों में तो गुजारा नहीं होगा, तुम्हारा और भी कपड़ों के अलावा जो भी लेना है वो ले लेना। आज इसने ऑफिस में ही सोच लिया था कि वो नौफ को इसकी पसंद के मुताबिक शॉपिंग करवाएगा, मगर आंटी नौफ को खुद भी अंदाजा था कि सिर्फ कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती, उसे दूसरी भी बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी। मगर वो ये बात यहाँ पर किससे बोलती, जब ही इफ्राहिम के खुद से बोलने पर इसने इनकार भी नहीं किया, मगर उसे नाज़नीन की भी फिक्र थी। मम्मा 2 घंटे से पहले नहीं जागेंगी और हम भी ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, मैं नूरी को समझा कर जाऊँगा, डोंट वरी। इफ्राहिम बोलता हुआ कमरे का दरवाज़ा खोलने चला गया, क्योंकि नूरी इसके लिए चाय ले आई थी, जबकि नौफ ने सुबह से ही लिबास तब्दील नहीं किया था। वो चेंज करने चली गई। बहुत ही कोई फजूल किस्म की हरकतें करते हैं आप इफ्राहिम, किसी सेल्स गर्ल से इतना खुलकर बात की जाती है। नौफ शॉप से बाहर निकली तो शर्म के बावजूद इफ्राहिम को टोके बगैर नहीं रह सकी। जब तुम एक लड़की होकर दूसरी लड़की से शर्मा रही हो, वो भी अपनी खुद की चीज़ें लेने में, तो फिर मुझे ही मुदाखलत करना थी ना बीच में। और ऐसा खुलकर क्या बात कर दी मैंने। नौफ को कपड़े दिलवाने के बाद वो दोनों मखसूस लेडीज शॉप में दाखिल हुए थे, जहां नौफ मुसलसल हिचकिचाती हुई बहुत आहिस्ता आवाज़ में सेल्स गर्ल को कुछ बोल रही थी। इसकी आवाज़ इतनी आहिस्ता थी कि सेल्स गर्ल को तो क्या बराबर में खड़े इफ्राहिम को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इस शॉपिंग का इसका ये पहला तजुर्बा था। इससे पहले ये सारी चीज़ें इसके लिए रक्षी लेकर आती थी। जब सेल्स गर्ल कंफ्यूज होकर इफ्राहिम को देखने लगी, तब इफ्राहिम ने एक एक करके नौफ के लिए सेल्स गर्ल से सारी चीज़ें निकलवाई, इस डिज़ाइन में दिखाएं, नहीं नेट के स्टफ़ में, ये वाला साइज़ सही रहेगा, मगर कलर वो वाला निकाल दें। ये सब बातें की जाती हैं और अंदर कलर और डिज़ाइन कौन देख रहा होता है। नौफ गुस्से के बावजूद दबी हुई आवाज़ में इफ्राहिम की नकल उतारती हुई इसके कारनामे याद दिलाने लगी, जबकि साथ चलता हुआ इफ्राहिम शॉपिंग बैग्स पकड़े नौफ की बातें सुनता हुआ आखिरी बात पर बोला, मैं देखूं ना यार। इफ्राहिम की आवाज़ पर नौफ के कदमों को ब्रेक लगी है। वो रुककर इफ्राहिम को घूर कर देखने लगी। अच्छा यहाँ तो मत घूरो, लोग क्या सोचेंगे। बीवी ने मुकम्मल तौर पर रोब में रखा हुआ है बेचारे को। ये बताओ अलवेज वाला मामला अभी फौरन का तो नहीं है ना। इफ्राहिम अपनी हंसी कंट्रोल करता हुआ नौफ से पूछने लगा, जिस पर नौफ शर्म से सुर्ख हो गई और मॉल से बाहर का रुख करने लगी। अरे अभी कहाँ जा रही हूँ, अभी शूज़, कॉस्मेटिक और भी बहुत से सामान बाकी है, मुझे और कुछ नहीं लेना। नहीं मैं दोबारा कभी आपके साथ आगी, कितना फजूल बोले जा रहे हैं आप। नौफ नाराज लहजे में शिकवा करती हुई बोली, फजूल थोड़ी काम की बात पूछ रहा हूँ। अच्छा सॉरी। यहाँ देखो यमुना प्लीज शॉपिंग तो कंप्लीट कर लो, बाकी का घर चलकर नाराज हो जाना। इफ्राहिम नौफ को मनाता हुआ शूज़ की शॉप में ले आया, जहाँ नौफ ने एक स्लीपर निकलवा कर चेक की, लाए मैम स्टेप में बंद कर देता हूँ। सेल्समैन के बोलने पर नौफ ने इसको इनकार कर दिया, क्योंकि शूज़ और चूड़ियाँ वो किसी दूसरे से नहीं पहनती थी। नौफ शू के स्टेप बंद करने के लिए खुद ही झुकने लगी। 1 मिनट रुको, इफ्राहिम नौफ को बोलता हुआ सारे शॉपर्स एक जगह पर रखकर खुद झुककर इस ख्याल से इसके शू के स्टेप बंद करने लगा, क्योंकि नौफ को झुकने से पहले अपना दुपट्टा दुरुस्त करना पड़ता। नौफ गौर से इफ्राहिम को देखने लगी, जो नीचे झुका हुआ इसी के शू के स्टेप बंद कर रहा था। उसे 10 साल पहले वो मंजर याद आया, जब इफ्राहिम फ़ोन पर बात करता हुआ अपने जूतों की तरफ इशारा करके नौफ से लेस बंद करवा रहा था। 10 साल पहले वाला मगरूर लड़का, जो अपने खुद के जूतों के लेस बंद करना अपनी तौहीन समझ रहा था, आज इसी के जूते के स्टेप बंद कर रहा था। लीजिए मैम, बंद हो गए स्टेप और खुश होश जाए कि अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी लड़की के आगे झुका है। इफ्राहिम इबाद इफ्राहिम खड़ा होकर नौफ को जताने वाले अंदाज में बोला, और यूं हिसाब बराबर हुआ। नौफ बहुत आहिस्ता आवाज में बोली, मगर इफ्राहिम इसका जुमला सुन चुका था। कौन सा हिसाब, इफ्राहिम ना समझने वाले अंदाज में नौफ से पूछने लगा, तो वो एकदम गड़बड़ा गई। बिल पे कर दे, शॉपर्स काफी जमा हो गए हैं, मेरे ख्याल में हमें वापसी करनी चाहिए। नौफ बात बनाती हुई बोली, घर से निकले हुए इन लोगों को पूरे 2 घंटे गुजर चुके थे, तुम वो सामने वाली शॉप पर जाओ, मैं ये सारे शॉपर्स रख कर बस आता हूँ। थोड़ी देर में इफ्राहिम नौफ से बोलता हुआ सारे शॉपर्स लेकर शॉप से बाहर निकल गया। नौफ को लगा शायद इफ्राहिम को अपने लिए कोई चीज़ लेना होगी, मगर इस शॉप में लेडीज़ की बेशुमार बैग्स, कॉस्मेटिक और दीगर चीज़ें मौजूद थी। कॉस्मेटिक से तो इसको कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने लिए परफ्यूम्स देखने लगी। नौफ अपने असली नाम की पुकार सुनकर वो एकदम चौंकी और पुकारने वाले शख्स को हैरत से देखने लगी, जिसको वो आज पहली बार देख रही थी। जारी है उम्मीद है वफा बाय ज़ीनिया शर्जील, एपिसोड 25। आज सुबह बेदार होने के बाद उसे अजलान की बात पर गुस्सा आया था। जब नाश्ते से फारिग होने के बाद इसने बाहर जाने के लिए पर तोले थे, और साथ ही बेला से अजीब व गरीब फरमाइश भी की, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? मुझे तो तुम्हारी बात सिरे से ही समझ नहीं आई। अजलान, यानी तुम यहाँ खुद अकेले घूमने के लिए और मुझे यहाँ फैजी के साथ घुमाने के लिए लाए हो? बेला अजलान की बात सुनकर बिगड़ती हुई बोली, क्या फजूल बोल रही हो तुम? मुझे यहाँ घूमने फिरने के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि किसी असाइनमेंट के लिए भेजा गया है। बताया तो था मैंने कल रात तुम्हें। अजलान बेला की बात पर इसको तहम्मुल से समझाता हुआ
बोला हाँ, तो तुम अपना असाइनमेंट मुकम्मल करो ना, इसमें मुझे क्यों घसीट रहे हो? बस मुझे कहीं नहीं जाना। फैजी के साथ बेला अजलान को बोलती हुई सोफे पर जा बैठी। अजलान चलता हुआ इसके पास आया। अब मेरी बात को गौर से सुनो बेला, जैसा मैंने तुम्हें बोला है तुम बिल्कुल वैसा करोगी। ठीक शाम के 5 बजे तुम होटल के रूम से बाहर निकलकर होटल के सामने पहुंचूंगी जहां फैजी पहले से मौजूद होगा, या थोड़ी देर बाद वो इस कॉफी शॉप पर पहुंचेगा। तुम इससे कोई भी सवाल जवाब नहीं करूंगी, वो जैसा बोलेगा तुम वैसे ही करूंगी। ओके। अजलान एक बार फिर बेला को सब कुछ समझाता हुआ बोला और होटल के कमरे से बाहर निकल गया। वो इस वक्त होटल के सामने छोटे से कॉफी शॉप में बैठी हुई फैजी का इंतजार कर रही थी। ऐसे ही फुजूल में बैठकर उसे फैजी का इंतजार करना अजीब लग रहा था। तभी इसने अपने लिए कॉफी मंगवा ली। कॉफी पीते हुए वो कल रात वाला वाकया सोचने लगी, जब अचानक होटल के रूम के दरवाजे पर दस्तक से वो खौफजदा हो गई थी, क्योंकि पिछले 20 मिनट से इस आदमी की लाश वैसे ही बेड पर पड़ी हुई थी। अजलान के दरवाज़ा खोलने पर फैजी के साथ एक और लड़का व्हील चेयर लेकर कमरे में दाखिल हुआ। यूनिफॉर्म से वो लड़का इसी होटल का वेटर लग रहा था, जो बेड पर मौजूद लाश को व्हील चेयर पर बिठा रहा था, जबकि अजलान फैजी के साथ कमरे के कोने में खड़ा हल्की आवाज़ में उसे कुछ बता रहा था। बेला सोफे के ऊपर दोनों पांव जोड़े बैठी सारी कार्रवाई खामोशी से देख रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो वेटर और फैजी इस आदमी की लाश को कमरे से लेकर चले गए, तब अजलान ने सोफे पर बैठते हुए उसे बताया कि वो दोनों थोड़ी देर में इस होटल के रूम से चेक आउट करने वाले हैं। इस वक्त अजलान बेला को किसी छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खौफजदा थी। तब अजलान अपना और बेला का सारा सामान बैग में डालकर इस होटल से दूसरे होटल में शिफ्ट हो गया था। चलिए मैम, अजलान सर आपका वेट कर रहे हैं। बेला अपने ख्यालों से निकलकर अपने आप से मुखातिब होने वाले इंसान को देखने लगी। फैजी अनजान बना हुआ इसके टेबल के पास खड़ा हुआ बेला से बोला। बेला उसे कोई जवाब दिए बिना कुर्सी से उठ गई। फैजी कॉफी शॉप से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठा तो बेला को भी इसकी देखी इसी गाड़ी में बैठना पड़ा, मगर वो फ्रंट सीट की बजाय बैक सीट पर बैठ गई। तो फैजी ने कार स्टार्ट कर दी। पिछले घंटे के बाद गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी, जहां दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था। एक गुंजान इलाके में सिर्फ एक बिल्डिंग मौजूद थी। कार के रुकने पर बेला फैजी को देखने लगी, जो कार से नीचे उतर कर बेला की तरफ का साइड डोर खोलता हुआ उसे बिल्डिंग की तरफ चलने का इशारा करने लगा। ये बिल्डिंग क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन थी, इसलिए सीढ़ियों पर काफी अंधेरा था। फ्लैश लाइट की मदद से बेला फैजी के पीछे सीढ़ियां चढ़ रही थी, मगर अंदर ही अंदर कहीं उसे अनजाने खौफ ने घेरा हुआ था। आजर अजलान ने उसे ऐसी अजीब व गरीब जगह पर क्यों बुलवाया था? मुझे आपको यहाँ तक पहुँचाने का आर्डर मिला है, इस दरवाजे से अंदर आपको खुद जाना होगा। फैजी की बात सुनकर बेला कंफ्यूज होकर इस बंद दरवाजे को देखने लगी। नीचे वाले फ्लोर के बरक्स बिल्डिंग का ये हिस्सा रोशन था और देखने में महसूस हो रहा था कि यह हिस्सा ज़ेरे इस्तेमाल भी है। बेला ने दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा। जो बड़ा सा हॉल नुमा सा कमरा था, कौन है वहाँ? अजलान सामने बड़े से टेबल के साथ चेयर पर कोई बैठा हुआ था, मगर इस चेयर का रुख इसके मुखालिफ सिम दीवार की तरफ था। बेला को सिर्फ कुर्सी पर बैठे हुए शख्स के बाल नजर आ रहे थे। हुई जवाब न मिलने की सूरत में बेला को चलकर इस कुर्सी के पास आना पड़ा। बेला कुर्सी पर बैठे हुए शख्स को देखकर पहले तो इसकी आंखें खौफ के मारे बुरी तरह फैली। असफर ने टूटे हुए लफ्जों के साथ इसका नाम पुकार कर इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहा, तो बेला दहशत के मारे जोर से चीख मारती हुई हवास बाख्ता होकर दरवाजे की तरफ भागी। अपने सामने खड़े शख्स को वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी, मगर किसी अजनबी के मुंह से अपना असली नाम सुनना इसके लिए खतरे की अलामत साबित हो सकता था, क्योंकि नौफ जहां से फरार होकर आई थी, यानी रूबी इसका असली नाम जानती थी। नौफ की किस्मत अच्छी थी। इस शख्स ने जैसे ही नौफ को इसके असली नाम से पुकारा, वैसे ही इस शॉप में मौजूद दूसरा कस्टमर इस शख्स से बुरी तरह टकरा गया, जिसके नतीजे में इस कस्टमर के हाथ में मौजूद सामान नीचे फर्श पर गिर गया। इस शख्स की तवज्जो नौफ की जानिब से जैसे ही हटी, तो नौफ ने इस बात का भरपूर फायदा उठाते हुए वहां से फरार होने की ठानी। इस शख्स ने नौफ को तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर फ्लोर पर जाता हुआ, तो वो खुद भी नौफ के पीछे भागा। नौफ घबराहट में मॉल से बाहर निकलने की बजाय सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर फ्लोर पर पहुंची। नौफ ने इस शख्स को भी अपने पीछे आता हुआ देख लिया था। ना जाने इब्राहिम इसको क्यों अकेला छोड़कर चला गया था। ऊपर फ्लोर बिल्कुल सुनसान था, वहां मौजूद तमाम शॉप के शटर्स बंद थे। नौफ को रोना आने लगा। नौफ, मेरी बात सुनो। वो शख्स नौफ के करीब आता हुआ उसे बोला, देखो मेरे करीब मत आना, मुझे यहाँ से जाने दो। नौफ इस शख्स को अपनी जानिब बढ़ते हुए देखकर घबराती हुई बोली, तुम परेशान मत हो, ना ही तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो शख्स बोलता हुआ नौफ के करीब बढ़ रहा था, साथ ही इसने अपनी पॉकेट की तरफ हाथ बढ़ाकर कुछ निकलना चाहा। मैं कहती हूँ वहीं रुक जाओ, वरना मैं नीचे छलांग लगा दूंगी। वो शख्स नौफ को कोई पुरअसरार लगा। जब ही नौफ उसे धमकी देती हुई बोली, मगर इस लम्हे इसकी जान में जान आ गई जब नौफ ने सामने से इब्राहिम को आता हुआ देखा। वो इस शख्स की तवज्जो इब्राहिम की तरफ नहीं दिलाना चाहती थी,
اس لیے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات ویسے ہی رکھے۔ تمہارے یہاں سے چھلانگ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں تمہیں تمہارے۔ اس سے پہلے وہ شخص اپنا جملہ مکمل کرتا، ابراہیم نے ہاتھ میں موجود روڈ اس کے سر پر ماری۔ وہ شخص پلٹ کر ابراہیم کو دیکھ بھی نہیں پایا۔ آنکھوں کے آگے چھائے اندھیرے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ابراہیم نوف روتی ہوئی ابراہیم کے سینے سے لگی۔ آج اگر ابراہیم وقت پر نہ آتا تو وہ نہ جانے کہاں ہوتی۔ نوف خوف سے سوچنے لگی، کون ہے یہ اور تم اس سے اتنا ڈر کیوں رہی تھی؟ ابراہیم نوف کو پریشان دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ جب وہ سارے شاپرز گاڑی میں رکھ کر نوف کے پاس شاپ پر پہنچا تو ابراہیم کو شاپ کیپر سے معلوم ہوا۔ اس نے نوف کو سیڑھیوں سے اوپر جاتا دیکھا تھا۔ اسی شاپ کیپر نے ابراہیم کو بتایا اسی لڑکی کے پیچھے ایک لڑکا بھی سیڑھیوں سے اوپر گیا تھا۔ ابراہیم وقت ضائع کیے بغیر سیڑھیوں سے اوپر پہنچا، سیڑھی پر موجود سریوں میں سے ایک سریا اٹھایا۔ اس آدمی کو نوف کے قریب آتا دیکھ کر اور نوف کو گھبراتا ہوا دیکھ کر ابراہیم نے بنا کوئی اس آدمی سے بات کی اس کے سر پر وار کر دیا۔ میں نہیں جانتی اسے، لیکن اگر آپ یہاں پر نہیں پہنچتے تو یہ آدمی مجھے اپنے ساتھ لے جاتا۔ نوف ڈرتی ہوئی ابراہیم سے بولی۔ ابراہیم نے اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا مضبوط کیا۔ ابراہیم عباد کی بیوی ہو تم، سڑک پر پڑا ہوا کوئی مفت کا مال نہیں جو ایسے ہی تمہیں کوئی اپنے ساتھ اٹھا کر لے جائے گا۔ چلو یہاں سے باقی کی شاپنگ بعد میں کر لیں گے۔ نوری کی کال آ گئی ہے، مما جاگ چکی ہے، پہلے سے اب بہتر ہے ان کی طبیعت۔ ابراہیم نوف کو بولتا ہوا بے ہوش پڑے اس آدمی پر نظر ڈال کر نوف کو وہاں سے لے کر جانے لگا۔ نوف ابراہیم کا بازو مضبوطی سے پکڑے ایسے اس کے ساتھ چل رہی تھی جیسے کوئی اس کو تنہا یا مجبور لڑکی سمجھ کر دوبارہ اس کے پاس نہ آ جائے۔ وہ اس وقت مال میں موجود ہر فرد پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی وہ اکیلی ہرگز نہیں تھی، اس کا محافظ اس کے ساتھ تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ یمنا، اب ہم اپنے گھر جا رہے ہیں۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے مگر اس کے باوجود نوف کے چہرے پر خوف کی پرچھایا رقصاں تھی۔ تبھی ابراہیم گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا اسے دیکھ کر بولا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی آج گھر سے باہر نکل کر، اب میں کبھی بھی کہیں نہیں جاؤں گی۔ ابراہیم پلیز آپ مجھے اب کبھی بھی کہیں مت لے کر جائے گا۔ وہ اس وقت بے حد ڈری ہوئی تھی۔ آج کتنے دن گزرنے کے بعد وہ گھر سے باہر نکلی تھی اور ویسے ہی اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب تو گھر سے باہر نکلنے سے اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ اگر اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا، اگر ابراہیم بر وقت اس کے پاس نہیں پہنچتا تو وہ کیا کرتی؟ ابراہیم کا گھر ہی اس کی اصل پناہ گاہ تھی جہاں وہ سکون سے محفوظ رہ سکتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ کہیں گھر سے باہر ہی نہ نکلے۔ اس دنیا میں گھٹیا قسم کے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں جو لڑکیوں کو اکیلا دیکھ کر اپنی اوقات دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اپنے آپ کو گھر میں قید کر لو۔ میں ہوں نہ تمہارے ساتھ، تمہیں کیا لگتا ہے میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتا ہے؟ ابراہیم نوف کو سمجھاتا ہوا بولا تو وہ خاموش رہی۔ ایک بار وہ گھر سے بھاگی تھی تب اس کو اذلان کا موبائل نمبر زبانی یاد نہیں تھا جس کا خمیازہ اس نے کیسے برداشت کیا تھا۔ وہ اب تک اپنے بھائی کی صورت نہیں دیکھ پائی تھی، شاید اب اس کو ابراہیم کا نمبر زبانی یاد کر لینا چاہیے تھا۔ بے شک ابراہیم کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے مگر برے وقت کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی سوچوں میں جانے کہاں سے کہاں نکل گئی تھی، یہاں تک کہ ابراہیم کے ہاتھ کا لمس وہ اپنے ہاتھ پر محسوس بھی نہیں کر پائی تھی۔ ابراہیم اس کے خوف کو سمجھ گیا تھا، اسے معلوم تھا اب جب تک گھر نہیں آ جاتا وہ اسی طرح بے چین اور پریشان رہے گی۔ اصفر کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ اتنی بری طرح خوف زدہ تھی کہ چیختی ہوئی دروازے کی جانب بھاگی مگر اس کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے دروازے کے سامنے کھڑے شخص سے وہ بری طرح ٹکرائی۔ بیلا سنبھالو خود کو، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ بیلا کا پورا وجود خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اذلان سے اپنے حصار میں لیتا ہوا بیلا سے بولا، اذلان وہ بھی یہی موجود ہے، پلیز مجھے یہاں سے لے چلو۔ بیلا نے اصفر کو دوبارہ پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ خوف کے مارے اذلان کے سینے میں چہرہ چھپاتی ہوئی بولی تو اذلان نے اس کا چہرہ تھام کر اونچا کیا جو اس وقت پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نہ، تمہارے ساتھ اب کوئی بھی شخص کچھ غلط نہیں کر سکتا، میرے ہوتے ہوئے کوئی تم پر بری نظر نہیں رکھ سکتا۔ وہ بیلا کا خوف سے زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر دوبارہ بولا، پھر ایک نظر اس نے اصفر پر ڈالی جو اپنے وجود کو ہاتھوں کی مدد سے زمین پر گھسیٹتا ہوا انہی کے پاس آ رہا تھا، کیونکہ اذلان نے اس کے دونوں پاؤں کو اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ زمین پر اپنے پیروں سے چل پاتا۔ کیوں بلایا ہے تم نے مجھے یہاں پر؟ بیلا ڈر کے مارے اس وقت اذلان سے چپک کر کھڑی تھی۔ اذلان نے اسے مکمل اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ وہ اذلان کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، تاکہ آج تم اپنی آنکھوں کے سامنے اس غلیظ آدمی کا انجام دیکھ سکو جس نے 10 سال پہلے تمہیں اذیت پہنچائی تھی، جس کی وجہ سے تم آج بھی وہ سب یاد کر کے تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہو۔ اذلان کے بولنے پر بیلا ہمت کرتی ہوئی اصفر کو دیکھنے لگی جو زمین پر رینگتا ہوا اسی کی جانب آ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اذلان کے سینے سے لگ کر رونے لگی، مجھے کچھ نہیں دیکھنا اذلان، اس وقت میری حالت کو سمجھو، میں واپس جانا چاہتی ہوں، پلیز مجھے یہاں سے لے چلو۔ بیلا روتی ہوئی اذلان سے بولنے لگی، بیلا مجھے معاف کر دو۔ بیلا کو اپنے قریب سے اصفر کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی وہ تکلیف سے کراہ بھی رہا تھا۔
اس کے پیروں سے بہتے ہوئے خون کی وجہ سے زمین پر خون سے ایک لمبی لکیر سی بن گئی تھی۔ تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو یہ مجھے مار ڈالے گا۔ اس نے میرے دونوں پاؤں بیکار کر ڈالے ہیں۔ پلیز میری حالت دیکھو، ترس کھاؤ مجھ پر۔ اسفر نے معافی مانگتے ہوئے بیلا کے پاؤں پکڑنے چاہے تو وہ ڈر کے مارے تیزی سے پیچھے ہوئی، جبکہ اذلان نے جھک کر اسفر کا سر بالوں سے پڑھ کر چہرہ اونچا کیا۔ تمہیں اس وقت 9 سال کی بچی پر ترس آیا تھا، جب تم جانور بنے ہوئے بے رحمی کے ساتھ اس کے ساتھ جانوروں سے بھی برا سلوک کر رہے تھے۔ اپنی ہوس کا نشانہ بناتے وقت اس کی حالت پر رحم آیا تھا تمہیں، بلکہ تم نے اس کی جان لینی چاہی تاکہ یہ تمہارا غلیظ اور مکروہ چہرہ دنیا کو نہ دکھا سکے۔ تم اسی قابل ہو کہ تم سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جائے۔ اذلان نے بولتے ہوئے زور سے اس کا سر زمین پر مارا اور خود ٹیبل کی طرف بڑھا، جبکہ بیلا ایک طرف پلر کے ساتھ کھڑی ہوئی سسک رہی تھی۔ بیلا تم اسے کہہ دو یہ مجھے چھوڑ دے، ورنہ یہ مار ڈالے گا مجھے، اس نے مجھ سے کہا تھا۔ اگر بیلا نے تمہیں معاف کر دیا تو یہ میری جان بخش دے گا، تم خدارا مجھے معاف کر دو۔ اذلان رسی کی مدد سے اسفر کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے بعد اب رسی اس کے گلے میں ڈال رہا تھا۔ تب اسفر بیلا کو دیکھ کر گڑ گڑاتا ہوا بولا، اس کو چھوڑ دو اذلان، یہ اپنے گناہ پر نادم ہے۔ اسفر کو روتا گڑ گڑاتا ہوا دیکھ کر اور اذلان کو غصے میں دیکھ کر بیلا اذلان سے بولی تو اذلان بیلا کو غصے سے دیکھنے لگا۔ بھول گئی ہو اس اذیت کو جو اس نے تمہیں پہنچائی تھی؟ اتنی آسانی سے معاف کر دو گی تم اس بےغیرت آدمی کو؟ اذلان بیلا کی بات سن کر غصے میں اس سے پوچھنے لگا۔ بیلا کی بات سن کر شاید اب اسے بیلا پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ بیلا اذلان کی بات پر خاموش رہی تو وہ اسفر کو رسی کی مدد سے کسی جانور کی طرح کھینچتا ہوا جس دیوار تک لایا، جس دیوار پر ایک نوکدار سریا باہر کی طرف نکلا ہوا تھا۔ اذلان اسفر کے گلے میں بندھی ہوئی رسی اس سریا سے باندھنے لگا۔ مجھے معاف کر دو بیلا، اسے کہہ دو یہ مجھے چھوڑ دے، میں مر جاؤں گا۔ اسفر نے روتے ہوئے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اذلان میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، چھوڑ دو اس کو پلیز۔ بیلا خود بھی گھبراتی ہوئی ڈرتی ہوئی اذلان سے بولی، تم نے اس کو معاف کر دیا مگر میں نے اس کو معاف نہیں کیا۔ اس نے ڈی این اے کی جعلی رپورٹ بنوائی، اس رات ذیل الحرکت اس نے کی جس کا الزام میرے اوپر آیا۔ میرا باپ یہی سمجھ کے مر گیا کہ اس کا بیٹا زانی ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے چند ماہ جیل میں کس اذیت سے گزرنا پڑا یہ صرف ہی جانتا ہوں۔ آج اگر میں اپنی ماں اور بہن کے پاس ہوتا تو میری ماں یوں صدمے سے نہ مرتی، میری بہن اپنی عزت بچانے کی خاطر جانے کہاں در در بھٹک رہی ہوگی۔ اس کی جھوٹی بنائی گئی رپورٹ سے میرے اوپر الزام سچ ثابت ہو گیا، اس کی وجہ سے میرے گھر کا شیرازہ بکھر گیا، اس کو میں قیامت کے دن بھی نہیں بخشوں گا۔ اذلان نے جنونی انداز میں بولتے ہوئے اسفر کے گلے میں ڈالی ہوئی رسی اس سریے سے زیادہ اونچی نہیں باندھی تھی۔ اسفر کے دونوں پاؤں زمین کو چھو رہے تھے۔ اذلان نے ٹیبل کے نیچے سے وہی لکڑی کا موٹا سا ڈنڈا اٹھایا جس پر چاروں طرف نوکدار کیلیں لگی ہوئی تھی۔ اسی ڈنڈے سے اس نے تھوڑی دیر پہلے اسفر کے دونوں پاؤں بری طرح زخمی کیے تھے۔ وہ ڈنڈا دوبارہ اذلان کے ہاتھ میں دیکھ کر اسفر خوف زدہ ہو کر مزید بری طرح رونے لگا۔ اب اگر تمہارے دونوں پاؤں اس زمین پر ٹچ ہوئے تو میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ اذلان نے ہاتھ میں لکڑی کا ڈنڈا پکڑے ہوئے اسفر کو دھمکی دی، لیکن اگر وہ اپنے پاؤں اوپر کرتا تو رسی سے باندھا ہوا اس کا گلا گھٹنے لگتا۔ پاؤں نیچے کرنے کی صورت میں اذلان نے اس کے دونوں پاؤں پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیے، جس سے اسفر کی دردناک چیخیں پوری عمارت میں گونجنے لگی۔ وہ درد سے تڑپتا ہوا اذلان سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن اس وقت اذلان بے رحم بنا ہوا اس کے دونوں پاؤں پر ڈنڈے مار رہا تھا۔ اسفر کی چیخوں کے ساتھ بیلا کے رونے کی آواز بھی کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر بری طرح رو رہی تھی۔ اسفر زیادہ دیر تک تکلیف برداشت نہیں کر پایا تھا، اس کی گردن آگے کی طرف مکمل طور پر جھک چکی تھی اور جسم بے جان ہو چکا تھا۔ اب کمرے میں صرف بیلا کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ جاری ہے۔